क्या? हर कोई हैरान था। क्या डायरेक्टर ली न्यानजियाओ ने ऑपरेशन के दौरान कोई गलती की? और तो और उन्होंने मरीज के हृदय संवहनी तंत्र को नुकसान पहुंचाया, जिससे भारी रक्तस्राव हुआ। मरीज की जान भी जा सकती थी। डीन झांग का चेहरा काला पड़ गया और उसने जल्दी से अंदर देखा। उसने देखा कि ली न्यानजियाओ की टीम बहुत घबरा गई थी। ली न्यानजियाओ का स्केलपेल पकड़े हुए हाथ पहले से ही कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह ऑपरेशन जारी नहीं रख पाएगी। दक्ष ने अंदर देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसने देखा कि उसकी सास के माथे पर बहुत पसीना था और नज़ उसे पोंछती रही। इतना ही नहीं, उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था और वह स्थिर होकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हाँ, इस बुढ़िया ने तो मेरी विधवा बहन की सर्जरी भी असफल होने का श्राप दे दिया, पर वो खुद नहीं कर पाए। उफ, बकवास। उसका असफल होना ही बेहतर है ताकि वो कभी उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा न कर सके। किन इरमिंग पास खड़ा उपहास और मजाक उड़ा रहा था। उसने उपहास किया, फिर ली न्यानजियाओ की सर्जरी के असफल होने का श्राप देते हुए वृद्ध बनाना शुरू कर दिया। दक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, मानव जीवन दांव पर है। तुम्हारा रवैया बहुत खराब है। किन इरमिंग ने कहा, यह तो मज़ेदार है। आप तो ऐसा दिखाते हैं जैसे आप डॉक्टर हैं। अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? दक्ष ने कहा, मैं ऊपर जाऊंगा। जब ये शब्द बोले गए तो वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। फिर वे सभी हंसने लगे और दक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। डीन झांग ने कहा, दक्ष, यह कोई मजाक नहीं है। सर्जरी में मानव जीवन शामिल होता है। आपके पास कोई चिकित्सा योग्यता और कोई सर्जिकल अनुभव नहीं है। आप इस तरह की सर्जरी करने के योग्य नहीं हैं कि आपको भूत डॉक्टर के रूप में पदोन्नत किया जा सके। दक्ष ने कहा, मैंने पहले कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मैंने इसे अनगिनत बार देखा है। डीन झांग ने उसे डांटा, बकवास। मैंने भी इस तरह की उच्च स्तरीय सर्जरी कई बार नहीं की है। तुमने इसे इतनी बार कैसे देखा होगा? बकवास मत करो। हालांकि डायरेक्टर ली की सर्जरी गलत हो गई, अगर वह अब भी टिक सकती है तो हम उसे जारी रखने देंगे। अगर इससे काम नहीं चलता तो हम प्रेसिडेंट फैंग या डीन लियू वेन से कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। उसने शांति से दक्ष की ओर देखा और कहा, मैं किसी भी हालत में तुम्हारे जैसे युवा लड़के को कोई कदम उठाने नहीं दूंगी। ये सुनकर बाकी डॉक्टरों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जाहिर था कि उन सब के मन में भी यही बात थी। दक्ष मुस्कुराया और खंडन नहीं किया। यद्यपि उनके पिता ने बचपन में ही एक क्लिनिक खोल लिया था, लेकिन वास्तव में वे बहुत यात्रा करते थे तथा गंभीर रूप से बीमार लोगों की सर्जरी करने के लिए उन्हें विभिन्न स्थानों पर ले जाते थे। जिनकी हालत अधिक गंभीर थी वे लगभग मर चुके थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मौत के कगार से वापस ला दिया। जब मैं छोटा था तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था और मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, लेकिन अब इसके बारे में सोचकर उन्हें लगता है कि यह अद्भुत है। इतना कुछ देखने के बाद दक्ष को लगा कि वह भी ऐसा कर सकता है। डिंगेलिंग, रोगी विभाग के बाहर की घंटी बजी। जो व्यक्ति अंदर आया वह रितिका था। वह यहाँ है। जब उसने दक्ष को देखा तो वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। दक्ष, मेरी माँ कैसी हैं? रितिका ने जल्दी से पूछा। इससे पहले कि दक्ष कुछ कह पाता, उसके बगल में खड़े किन इरमिंग ने कहा, ऑपरेशन बहुत खतरनाक है। अगर ये तुम्हारे हृदय संवहनी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है तो तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बहेगा और तुम कभी भी मर सकते हो। मानसिक रूप से तैयार रहो। रितिका तुरंत असमंजस की स्थिति में आ गई। उसका दिमाग चक्कर खा रहा था। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी तो एक ही माँ है। दक्ष, यह आपकी माँ है जो दूसरों की सर्जरी करती है, न कि जिसकी सर्जरी हो रही है। आपको किस बात की चिंता है? रितिका ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे उसके भविष्य की चिंता है। अगर वह असफल हो गई तो शायद वह फिर कभी उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं रहेगी। इसके अलावा जब वह वापस आएगी तो शायद हर चीज़ के लिए तुम और मुझे ही दोषी ठहराएगी। किन इरमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल सही है। वह बूढ़ी महिला उपराष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है। वह मेरी विधवा बहन की है। तभी रितिका ने देखा कि दक्ष के बगल में एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला थी। यह महिला बहुत महान है। ये सही है, थोड़ा सा स्वेच्छाचारी। उसने तुरंत असमंजस में पूछा, आप कौन हैं? किन इरमिंग ने कहा, मैं किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी किन इरमिंग हूँ। आप कैसी हैं? क्या आप डरी हुई हैं? रितिका सचमुच चौंक गई। उसने गंभीर भाव से किन इरमिंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दक्षिण पूर्व प्रांत के 3 बड़े परिवारों में से एक किन परिवार की किन इरमिंग है। शर्मा परिवार हाल ही में बहुत दबाव में रहा है, खासकर किन परिवार की ओर से। आखिरकार किन परिवार चेतन परिवार का समर्थन करता है और चेतन परिवार शर्मा परिवार को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। सौभाग्य से चेतन परिवार चला गया है, लेकिन अब वास्तव में यहाँ किन परिवार की एक युवा महिला है। ये कहा जा सकता है कि जब दुश्मन मिलते हैं तो वे एक दूसरे से बेहद ईर्ष्या करते हैं। यह मिस किन निकली। मुझे माफ़ करना। रितिका ने तुरंत अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं।
हालांकि किन परिवार शर्मा परिवार का दमन करता रहा है, शर्मा परिवार किन परिवार को चुनौती देने के योग्य नहीं है और उसे सहन ही कर सकता है। इसलिए जब वह उनसे मिलती है तो उसे अभी भी नमस्ते कहना पड़ता है, ताकि किन परिवार की सबसे बड़ी महिला नाराज न हो जाए। किन इरमिंग को अचानक गर्व हुआ और उसने दक्ष की ओर अपनी बाहें उठाईं। दक्ष, आपकी पत्नी मेरे प्रति इतनी सम्मानपूर्ण है, क्या आप अभी भी मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? इससे पहले कि दक्ष कुछ कह पाती, रितिका चौंक गई और बोली, दक्ष, तुमने मिस किन को मारा। ये बेहद अपमानजनक है, अब माफ़ी मांगो। लेकिन किन इरमिंग को याद आया कि उसे 15 अगस्त को पीटा गया था, इसलिए वह बहुत शर्मिंदा और गुस्से में था। वह रितिका को यह नहीं बता सकता था, इसलिए उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि वह माफ़ी मांगे। मुझे पीटा नहीं गया था। हाँ, वह मुझे कैसे मार सकता है? मैं एक शीर्ष विशेषज्ञ हूँ, एक भयानक बॉस जो आपके शर्मा परिवार में सभी को एक ही थप्पड़ से मार सकता है। वह मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? रितिका ने जब ये सुना तो वह दुखी हुई, लेकिन उन्हें सहमति में सिर हिलाना पड़ा। दक्ष ने किन इरमिंग को घूरा, फिर रितिका को खींच लिया और अपनी सास के ऑपरेटिंग रूम में आकर उसे स्थिति समझाई। रितिका की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। उन्होंने मरीज की हालत देखी और फिर डीन से कुछ सवाल पूछे। अचानक मैं अभिभूत हो गया। यह एक एक्स्ट्राकार्डियक ट्यूमर हटाने की सर्जरी है और ट्यूमर बहुत जिद्दी है। कोई भूतिया डॉक्टर भी इस तरह की सर्जरी की 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। मेरी माँ तो बस एक साधारण मशहूर डॉक्टर हैं, मुझे डर है कि वे असफल हो जाएंगी। रितिका मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ बोली। दक्ष ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से असफल हो जाऊंगा। उसने ऑपरेशन कक्ष में अपनी सास को घूरा और देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे और उसका शरीर भी कांप रहा था, एक नए व्यक्ति की तरह, और उसने जोर देकर कहा। रितिका ने कहा, मेरी माँ डरती है। भले ही वह सफल न हो सके, उसे डरना नहीं चाहिए। दक्ष ने कहा, वह सिर्फ डरी हुई नहीं है, वह बस थकी हुई है। आपने कहा था कि वह इन दिनों अनिद्रा से पीड़ित है। फिर आज मैंने लगातार 4 उच्च तीव्रता वाली सर्जरी की, 3 घंटे तक बिना रुके काम किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं कांप रहा था। उद्धरण चिन्ह। रितिका ये सुनकर चौंक गईं और बुदबुदाईं, मुझे क्या करना चाहिए? अगर उनकी सर्जरी असफल रही तो मैं उपराष्ट्रपति नहीं बन पाऊंगी। फिर वह मुझे 3 साल तक जरूर परेशान करेंगी। दक्ष ने कहा। मैंने डीन झांग से पूछा, जब तक कि उनके जैसे नेता सर्जरी नहीं करते, मेरी सास की टीम के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी सर्जरी उनकी ही मानी जाएगी। ये सुनकर रितिका की आंखें चमक उठीं। ऐसी स्थिति में मैं उसकी मदद करूंगा। दक्ष ने कहा, क्या तुम ये कर सकते हो? रितिका तुरंत हतोत्साहित हो गए और व्यथित होकर बोले, नहीं, हालांकि मेरे पास मेडिकल लाइसेंस है, लेकिन मेरा मुख्य विषय दवा उद्योग है। मुझे सर्जरी समझ में नहीं आती। धिक्कार है, क्या कोई नहीं है जो मेरी माँ की मदद कर सके? मेरे आसपास के सभी लोग सहानुभूतिपूर्ण दिखे। इस समय दक्ष ने कहा, मैं ये करूंगा। स्टॉप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सासली न्यानजियाओ पहले से ही दुविधा में थी, उसके दिल में निराशा और आक्रोश का मिश्रण था। जब उसने दक्ष को देखा तो वह क्रोधित हो गया। पीली नदी के उफनते पानी की तरह ये फूट पड़ा। दक्ष, तुम कूड़े के टुकड़े हो, तुम्हारे पास यहाँ आने की क्या योग्यता है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकल जाओ। टीम के डॉक्टर भी बहुत दुखी थे। ली न्यानजियाओ फेल होने वाला था और उन्हें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला था। वे बहुत दुखी थे। परिणामस्वरूप दक्ष अंदर आया। आप क्या कर रहे हो? अगर सास ने उन्हें पहले ही डांटना शुरू न किया होता तो शायद वे भी उनकी तरह डांटते। वे कितने नासमझ थे। हालांकि कई नर्सों ने मन ही मन राहत की सांस ली। दक्ष के आने से अब उन्हें ली न्यानजियाओ का निशाना नहीं बनना पड़ेगा। अन्यथा यदि वे असफल होते हैं तो ली न्यानजियाओ निश्चित रूप से उन पर दोष डालेंगे और उन्हें डांटेंगे। बहुत संभव है कि उन्हें समय पर पसीना न पहुंचने, समय पर शल्य चिकित्सा उपकरण न सौंपने आदि के लिए दोषी ठहराया जाएगा। खैर, सारा दोष उनका ही है। वार्ड में ली न्यानजियाओ की टीम और मरीजों के अलावा सुषमा भी मौजूद हैं। वह उनकी देखभाल कर रही हैं और उनके कपड़े भी बदल रही हैं, किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार। जहां तक भी जियानिक सिंह की बात है, चू जियांगहे उसकी देखभाल कर रहे हैं और निंग विडो की देखभाल लियू वेन कर रहे हैं। ली न्यानजियाओ ने शुरू में सोचा था कि सुषमा व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल कर रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन था। कौन जानता था कि यह उनके प्रति सबसे बड़ा अविश्वास था। सबसे शक्तिशाली बात यह है कि इसका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जाए, क्या यह अविश्वास नहीं है? सुषमा भी थोड़ी नाखुश थी जब उसने दक्ष को अंदर आते देखा। मिस्टर दक्ष, ये ऑपरेटिंग रूम है, खिलवाड़ करना बंद करो, बाहर निकलो। दक्ष ने कहा, मेरे पास मेडिकल लाइसेंस है, मैं मदद करने आया हूँ। उन्होंने ध्यान से देखा और शांति से कहा, एक्स्ट्राकार्डियक ट्यूमर निकालना। यह अत्यंत गंभीर है, रक्तवाहिकाओं को कई बार काटा गया है। चमत्कारी डॉक्टर के बिना इसे जारी रखना असंभव है।
अब ऐसा नहीं है कि दक्ष सुषमा की मदद नहीं करना चाहती और फिर ली न्यानजियाओ के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए लड़ना चाहती है। लेकिन सुषमा को भी यकीन नहीं है। सब लोग उपहास करने लगे। मेरी सास ने ठंडे स्वर में कहा, तो आप कोई चमत्कारी डॉक्टर हैं। टीम के सदस्यों ने व्यंग्य किया, यदि आप ऐसा कहते हैं तो गिल्ड मास्टर फैंग भी इस ऑपरेशन को पूरा नहीं कर सकते। हास्यास्पद। गिल्ड मास्टर फैंग से पूछो, उसे देखो। गिल्ड मास्टर फैंग, आपकी अभिव्यक्ति क्या है? जब उन्होंने सुषमा के हाव भाव देखे तो वह सचमुच थोड़ा बदतर था और साथ ही बेहद गंभीर भी। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वास्तव में अगर मैं अभी कार्यभार संभाल भी लूं तो भी मैं केवल मरीज की हालत स्थिर कर पाऊंगा। मैं ऑपरेशन पूरा होने और उसके ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही सुषमा ने खुद कार्रवाई की, वह केवल वर्तमान गिरावट को रोक सकती थी, लेकिन समस्या को हल नहीं कर सकती थी। सबके चेहरे बेहद बदसूरत लग रहे थे। ली न्यानजियाओ को अचानक चक्कर आने लगा और वह स्थिर होकर खड़ी नहीं हो सकी, लेकिन सौभाग्य से किसी ने उसे सहारा दिया। उन्होंने कड़वाहट से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उपराष्ट्रपति न बन सकूं? जाहिर है, मैंने बहुत मेहनत की है। दक्ष ने कहा, अगर ऐसा होना तय है तो अंततः ऐसा होगा। अगर ऐसा होना तय नहीं है तो इसे मजबूर मत करो। ली न्यानजियाओ ने उसे घूर कर डांटा, मुझसे ऐसे व्यंग्यात्मक शब्द मत कहो। अगर राष्ट्रपति फैंग समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो एल्डर फैंग को आना होगा। यहाँ से चले जाओ। दक्ष ने कहा, फोंगलाओ के आने का इंतजार करने का समय नहीं है, मैं इसे स्वयं कर लूंगा। ली न्यानजियाओ और बाकी लोग तुरंत भड़क गए। प्रेसिडेंट फैंग ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऊपर क्यों जा रहे हैं? दक्ष ने बहुत अधिक व्याख्या नहीं की, लेकिन सीधे ली न्यानजियाओ के हाथ से स्केल पिल ले लिया, जांच करने के लिए ऊपर गया और फिर काट दिया। हर कोई क्रोधित था। ली न्यानजियाओ ने तो दक्ष को कई बार लात मारना, उसे थप्पड़ मारकर जगाना और उसे बाहर निकल जाने के लिए कहना भी चाहा। लेकिन दक्ष स्केल पेल थामे मरीज की जिंदगी और मौत पर नियंत्रण रखती है। वह लापरवाही से काम नहीं कर सकती और लोगों की जिंदगी से मजाक नहीं कर सकती। हाँ, सुषमा भी पहले तो बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब उसने अचानक दक्ष की विधि देखी तो वह हैरान रह गई। टीम के बाकी सदस्य भी हैरान थे। सास ने जल्दी से देखा और वह भी थोड़ा चौंक गई। दक्ष के हाथ बहुत स्थिर हैं, उनकी तकनीक भी अनोखी है और उसमें कुछ आकर्षण भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने वास्तव में उन रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया था जिन्हें उसने काट दिया था, और पास के ट्यूमर पॉलिप्स को भी काट दिया था जिन्हें काटना बेहद मुश्किल था। वह बहुत खुश हुई और उसे पुनः आशा की किरण दिखाई दी। दक्ष, चूंकि तुम चाकू का उपयोग करने की योजना बना रहे हो तो मेरी बात सुनो। ली न्यानजियाओ ने तुरंत दक्ष को निर्देश दिए, उसे बताया कि इसे कैसे करना है और कहाँ काटना है, चरण दर चरण। टीम में सभी ने काम करना शुरू कर दिया, जिसमें दक्ष मुख्य भूमिका में था और ऑपरेशन को पूरा करने में उसका सहयोग कर रहा था। हर कोई हैरान था क्योंकि दक्ष की तकनीक बहुत कुशल थी, मानो उसने अनगिनत बार इसी तरह के ऑपरेशन किए हों। दक्ष के पास उनसे बातचीत करने का भी समय था, विशेष रूप से, राष्ट्रपति फैंग, क्या आप बाद में कैफेटेरिया में अपना भोजन कर सकते हैं? फैंग वानक्विंग, क्या आप कृपया मेरे साथ इतना लापरवाह होना बंद कर सकते हैं? सबको थोड़ी घिन आ रही थी। वे ट्यूमर निकालने की प्रक्रिया में थे तो क्या वे खाने का जिक्र नहीं कर सकते थे? ली न्यानजियाओ थोड़ा गुस्से में था। दक्ष, तुमने मेरे कहे अनुसार क्यों नहीं किया? अगर तुम मरीज का दिल काट दोगे तो क्या करोगे? दक्ष ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम नहीं हूं। मैंने इस तरह की सर्जरी तुमसे और तुम्हारे ससुर से भी ज्यादा बार की है। मेरी सास अचानक हैरान और क्रोधित हो गई और साथ ही बहुत उलझन में भी। उसने पाया कि दक्ष की विधि वास्तव में उसकी विधि से बेहतर थी और बहुत कुशल थी, खाने पीने की तरह आसान और सरल थी। उसे अचानक कुछ याद आया। लगता है तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं। मैंने सुना है कि वो अक्सर घूमते रहते हैं और लोगों की सर्जरी में मदद करते हैं। क्या हो सकता है कि तुमने उनसे कुछ सीखा हो? दक्ष ने कहा, हाँ। ली न्यानजियाओ को अचानक समझ आ गया और वह चौंक भी गई। ऐसा करने के लिए कितना अनुभव चाहिए? और इस तरह की सर्जरी कोई यूं ही नहीं कर सकता। दक्ष के पिता, जो एक क्लिनिक के डॉक्टर हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं? दक्ष बचपन में ही सर्जरी का उपयोग करने में सक्षम था। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, सभी ने राहत की सांस ली। दक्ष ने ट्यूमर का आखिरी टुकड़ा प्लेट में फेंक दिया, स्केलपेल वापस फेंक दिया और नस से हाथ धोने में मदद करने के लिए कहा, और यह काम हो गया। टकराना, उठो सासू माँ, तुम्हें घाव पर पट्टी बांधना आता है ना? दक्ष ने अपनी सास के चेहरे पर थपथपाया और मजाक करते हुए कहा। सास गुस्से से आग बबूला हो गईं। जैसे ही वह दक्ष को उसकी गुस्ताखी के लिए डांटने वाली थी, उन्हें झटका लगा। तुमने ये कर दिया, इतनी जल्दी? उसने जल्दी से देखा कि ऑपरेशन वास्तव में पूरा हो चुका था, सभी ट्यूमर सफलतापूर्वक हटा दिए गए थे और दक्ष ने अपेंडिसाइटिस के लिए एक किडनी भी निकाल दी थी। वह अचंभित रह गई। टीम के डॉक्टर और नर्स भी अचंभित थे। सुषमा दंग रह गया।
वह दक्ष की तकनीक से मोहित हो गई और उसके समृद्ध अनुभव ने उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस कराई। बहुत भयानक। ऑपरेशन पूरा हो गया, दक्ष ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। ली न्यानजियाओ बेहद हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार कोई उम्मीद की किरण दिखाई देगी। दक्ष ने वाकई उसका ख्याल रखा। दक्ष, इस बार तुम भाग्यशाली हो। तुमने मेरी बहुत मदद की। इस बार मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। ली न्यानजियाओ हंसा। जब वे बाहर गए तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। वे एक के बाद एक दक्ष और ली न्यानजियाओ की टीम को बधाई देने के लिए आगे आए। और इस समय दूसरे ऑपरेशन कक्ष में एक नर्स ने दरवाजा खोला और बाहर आकर चिल्लाई, अरे नहीं, डायरेक्टर बी की सर्जरी गलत हो गई और मरीज मर रहा है। तुम आ रहे हो। रितिका अकेले नहीं है जिन्हें संदेह है। डीन झांग और उपस्थित अस्पताल के नेता भी संदेह से भरे हुए थे। केनेर मिंग और भी जोर से हंसा, दक्ष, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम यहाँ क्यों हो? अगर मैं चला भी जाऊं तो तुम्हें जाने देने से तो बेहतर ही है। दक्ष ने कहा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। सभी ने अपना सिर हिलाया और उस पर हंसे, ये सोचकर कि दक्ष वास्तव में शेखी बघारने में बहुत अच्छा था। डीन झांग उससे थोड़ा निराश भी हुआ। उसे लगा कि यह खूबसूरत लड़का एक अच्छा इंसान है। गरीब परिवार से होने के कारण इसमें अच्छे गुण तो होने ही चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना लालची और घमंडी होगा। इस समय भी तुम में डींगे मारने की हिम्मत है। वह शायद जानता था कि अस्पताल उसे अंदर नहीं आने देगा, लेकिन वह दिखावा करना चाहता था और ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा। रितिका भी नाराज हो गए और बोले, दक्ष, इस समय क्या आप कृपया शेखी बघारना बंद कर सकते हैं? अगर आप ऊपर जाते हैं तो आप कैसे ऊपर जाएंगे? हालांकि आपका परिवार क्लिनिक चलाता था, फिर भी क्लिनिक की तुलना अस्पताल से कैसे की जा सकती है? इसके अलावा क्या आप सर्जरी करना जानते हैं? क्या आपके पास मेडिकल लाइसेंस है? सभी ने उसकी ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और अपना सिर हिलाया, ठीक वैसे ही जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे को देखकर कहता है, मैं ओलंपिक चैंपियन से भी आगे निकल सकता हूँ। कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता। इसे बस एक मजाक के रूप में लें, लेकिन यह मजाक इस समय हास्यास्पद नहीं है। दक्ष ने कहा, यह मेरे पास है। रितिका नाराज हो गई, तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास क्या है? अगर तुम यूं ही खिलवाड़ करते रहोगे तो घर जाओ और यहाँ अपनी फजीहत बंद करो। लेकिन ऐसा कहने के बाद उसे थोड़ा अफसोस हुआ। दक्ष मेरे पति हैं, मैं उन पर चिल्ला कैसे सकती हूँ? या शायद वो बस मेरी माँ को दबाव कम करने में मदद करना चाहते थे। ओह, ये सब मेरी ही गलती है। मैं कितनी उलझन में थी और कितनी परेशान थी। मुझे बस अपनी माँ की परवाह थी, पर उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। वह दक्ष से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रही थी, लेकिन इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। और इस समय दक्ष ने कहा, मेरे पास मेडिकल लाइसेंस है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसे सीधे कंप्यूटर सिस्टम पर देख सकते हैं। हर कोई संशय में था, लेकिन जल्द ही कोई व्यक्ति सबूत इकट्ठा करने और जांच करने के लिए गया। रितिका अभी भी चिंतित थी और उसने किसी से अपने कपड़े बदलने, उसे कीटाणुरहित करने और अंदर जाकर अपनी सास को ऑपरेशन करने में मदद करने के लिए भी कहा था। बस अपनी सास को आपका मार्गदर्शन करने दें। हम डीन झांग और बाकियों को आने नहीं दे सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरी सास पूरी तरह से नाकामयाब हो जाएंगी और यह मौका गंवा देंगी। इसके अलावा उसके बायोडेटा में उसकी व्यक्तिगत सर्जिकल असफलताओं का भी जिक्र होगा। अगर ये 5 बार से ज़्यादा हो जाएं तो उसे चिकित्सकीय रूप से प्रैक्टिस करने से पहले दोबारा कोर्स करना होगा। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि डीन झांग, सुषमा और अन्य लोग अंतिम क्षण तक कोई कार्रवाई करें। डीन झांग ऑपरेशन कक्ष को घूर रहे थे और अचानक बोले, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, वरना कोई मर जाएगा। मैं राष्ट्रपति फैंग से व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करवाऊंगा। इस ऑपरेशन की कठिनाई बढ़ गई है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति लियू वेन और चू जियांग भी इसे संभाल नहीं सकते। उन दोनों को आधे अधूरे भूत चिकित्सक माना जाता था, लेकिन ली न्यानजियाओ द्वारा किए जाने के बाद ये ऑपरेशन और भी कठिन हो गया था। यदि हम और अधिक विलंब करेंगे तो वास्तविक भूत चिकित्सक भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। मुझे डर है कि तब तक चमत्कारी डॉक्टर को स्वयं ही कार्रवाई करनी पड़ेगी और यह एक बड़ी मुसीबत होगी। यह कोई साधारण मेडिकल दुर्घटना नहीं है जिसका समाधान हो सके। और तो और, ली न्यानजियाओ उपराष्ट्रपति नहीं बन सकती, उन पर, जो निदेशक हैं, महाभियोग चलाया जा सकता है। रितिका अंदर जाना चाहती थी, लेकिन ये सुनने के बाद वह थोड़ा घबरा गई और कड़वाहट से बोली, ठीक है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि दक्ष ने भी अपने कपड़े बदल लिए थे और खुद को संक्रमण मुक्त कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं युद्ध में जा रहा हो। वह तुरंत नाराज हो गई, दक्ष, इसे बंद करो। केनेर मिंग भी हंसे, दक्ष, लोगों को पीटने के अलावा आप सर्जरी भी कर सकते हैं। इसे बंद करो। आप स्वयं कहते हैं कि मानव जीवन सर्वोपरि है, फिर भी आप स्वयं दूसरों को गंभीरता से नहीं लेते। दक्ष ने पलटकर उसे घूरा, जिससे वह इतनी डर गई कि 2 कदम पीछे हट गई।
फिर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह एक उच्च कोटि की गुरु थी और किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी डरकर भाग गई। उसने तुरंत अपने हाथ अपने कूल्हों पर रख लिए और घूर कर देखा, लेकिन दक्ष पहले ही ऑपरेशन कक्ष को दूर धकेल चुका था। रितिका, डीन झांग और बाकी लोग अचानक चिंतित हो गए। दक्ष बहुत शरारती हो रहा था और वे दक्ष की हत्या करवाना चाहते थे। ठीक तभी एक नर्स दूर से दौड़ती हुई आई। डायरेक्टर झांग, दक्ष, मिस्टर दक्ष के पास मेडिकल लाइसेंस है। और उसके बाद उसने बात करना बंद कर दिया। फिर उसने दक्ष की ओर देखा, उसकी आंखें प्रशंसा और गहरे संदेह से भरी थीं। डीन झांग आश्चर्यचकित हुए और पूछा, और क्या? नर्स ने कहा, इसके अलावा उनके पास हजारों क्लिनिकल ऑपरेशन का अनुभव है। हजारों बार। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। रितिका हक्का बक्का रह गया। किन इरमिंग ने अपना मुंह ढक लिया। डीन झांग ने अविश्वास से अपनी आंखें खोलकर हजारों बार देखा। यहाँ तक कि 60 साल की उम्र पार कर चुकी और कई तरह की सर्जरी कर चुकी, उन्हें भी साल के 365 दिन बिना रुके सर्जरी करनी पड़ती है। अगर वह रोज़ कई सर्जरी करती हैं तो उन्हें इस हुनर में महारत हासिल करने में 3 से 5 साल लग जाएंगे। और एक इंसान मशीन की तरह कैसे हो सकता है जो लगातार सर्जरी करता रहे? वैसे भी उन्होंने पिछले कुछ दशकों में 5000 से अधिक छोटे बड़े ऑपरेशन किए हैं, इसलिए उन्हें बहुत अनुभवी माना जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि दक्ष उससे हारी नहीं? नर्स ने अजीब सा भाव दिखाया और कहा, श्री मित्तल के मेडिकल रिकॉर्ड बहुत विस्तृत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 3000 से अधिक क्लिनिकल सर्जरी की हैं। सब हैरान थे। इस व्यक्ति के पास किसी भी साधारण डॉक्टर से ज्यादा अनुभव था और उसकी तुलना किसी भूतिया डॉक्टर से भी की जा सकती थी। शर्मा परिवार के युवा दामाद दक्ष को इतना समृद्ध चिकित्सा अनुभव कैसे हो सकता है? रितिका भी दंग रह गईं, लेकिन जब उन्होंने दक्ष की पृष्ठभूमि के बारे में सोचा तो उन्हें फिर से व्यथित महसूस हुआ। पता चला कि उसका अतीत भी ऐसा ही था। पता चला कि वह अपने ससुर के नक्शे कदम पर चलते हुए चिकित्सा करता था, बीमारियां ठीक करता था, लोगों की जान बचाता था और तरह तरह के ऑपरेशन करता था, इसलिए उसने ऐसी शेखी बघारने की हिम्मत की। मैंने उसे गलती से दोषी ठहराया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज वो जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचना और इतना अनुभव हासिल करना उसके लिए वाकई आसान नहीं है। रितिका को बहुत अफसोस हुआ कि उसने पहले दक्ष पर शक किया था। साथ ही उसने खुद को दोषी ठहराया और माफी मांगना चाहा। और दक्ष पहले ही ऑपरेशन कक्ष में प्रवेश कर चुका है। इस बार उसे किसी ने नहीं रोका। उपस्थित लोगों में से केवल डीन झांग और अध्यक्ष सुषमा ही अनुभव के मामले में उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। डीन झांग ने अचानक पूछा, वैसे दक्ष का मेडिकल स्तर क्या है? नर्स ने अजीब सा भाव दिखाते हुए कहा, प्रशिक्षु। डीन झांग, रितिका, सब लोग दंग रह गए। ये क्या बकवास है? मेडिकल अप्रेंटिस? नर्स भी रोना चाहती थी। कई नेताओं की निगाहों का सामना करते हुए उसने कहा कि उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, और रिकॉर्ड में यही लिखा है। दरअसल दक्ष एक मेडिकल प्रशिक्षु था, लेकिन वह बचपन की बात है और अपने पिता के साथ साथ मेडिकल प्रैक्टिस करता था। उसके पिता हमेशा उसे अयोग्य समझते थे और उसे कोई रेटिंग नहीं देते थे। और उनकी वास्तविक चिकित्सा कुशलता, भले ही वे कोई चमत्कारी डॉक्टर न हो, लगभग मौजूद है। आखिरकार उनके पिता ने 3 चमत्कारी डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया था। जब वह बच्चा था तो उसे चमत्कारी डॉक्टर बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। सासली न्यानजियाओ स्केलपेल पकड़े हुए काम रही थीं और असमंजस में थीं कि क्या सुषमा को सर्जरी करने दें या नहीं। इस समय दक्ष ने सफ़ेद कोट और सर्जिकल गाउन पहने हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर जाते ही उसने गंभीरता से अपना मुखौटा उतार दिया। स्टॉप, कोई फिर मुसीबत में है। हर कोई एक ही समय में हैरान और असहाय था। डीन झांग और सुषमा, जो अभी अभी वहां से निकले थे, एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्होंने जल्दी से एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे एकदम बदल गए। ऑपरेशन कक्ष के अंदर बी जियानिक सिंह में अब वह शांति और धैर्य नहीं था जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में होना चाहिए, बल्कि वह थोड़ा घबराया हुआ था। उसके बगल में चू जियांगहे उसे डांट रहा था, उसे शांत होने के लिए कह रहा था और उसे बता रहा था कि उसे क्या करना है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। चू जियांगहे के मार्गदर्शन का वास्तव में मतलब था कि बी जियानिक सिंह मूल्यांकन में विफल हो गए थे, लेकिन सभी ने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने इसे देखा ही नहीं। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि चू जियांगहे के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के बावजूद बी जियानिक सिंह अभी भी असफल रहे। सर्जरी से गुजर रहे मरीज की हालत गंभीर है। जब सबने ये देखा तो वे सब चौंक गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे और कुछ तो डर भी गए। टीम के सभी सदस्य थोड़े घबराए हुए और भ्रमित थे। आखिरकार बी जियानशिंग उनका मूल था। चू जियांगहे चू परिवार का सदस्य था और वे सभी आधे चू परिवार के सदस्य थे। यदि वे असफल हो जाते तो चू जियांगहे के क्रोधित चेहरे के बारे में सोचकर वे डर जाते। इससे चीजें और भी अधिक अव्यवस्थित और गड़बड़ हो जाएंगी। दरवाजे के बाहर खड़े लोगों ने इसे देखा और अपना सिर हिलाया। सुषमा ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। डीन झांग ने भी गहरी सांस ली।
अन्य नेताओं ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि यह तो दुख की बात है। किन एयरमिंग ने व्यंग्य किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस घटिया आदमी का ऑपरेशन भी असफल हो जाएगा। बूढ़ी औरत का ऑपरेशन भी त्रुटिपूर्ण था। इस बार जीत या हार मेरी विधवा बहन पर निर्भर करती है। इस समय हर कोई दहशत में था। इंसानों की जान दांव पर लगी थी। नतीजतन किन एयरमिंग के शब्दों ने तुरंत सभी का गुस्सा भड़का दिया। सब लोग उसे घूर रहे थे। किन एयरमिंग पहले तो थोड़ा डरी, लेकिन फिर उसने सोचा, वह किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, इसमें डरने की क्या बात है। उसने तुरंत अपने हाथ कमर पर रखे और घूर कर देखा। उसकी शक्तिशाली आभा ने सबको इतना डरा दिया कि उन्होंने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। वह अंततः विजयी भाव से हंसी, मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारा मुझ पर घूरना बेकार है। दक्ष की आंखें घूम गईं और किन एयरमिंग को तुरंत थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने अपना हाथ अपने हाथ से ढक लिया और कहा, दक्ष, खिलवाड़ मत करो, वरना मैं मदद के लिए पुकारूंगा। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इस इंसानी जिंदगी और मौत के मामले में कम बोलो। दक्ष ने शांति से कहा। किन एयरमिंग ने घृणा से कहा, अच्छा इंसान बनने का दिखावा मत करो। मुझे पता है कि चू परिवार के एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी और उसके कई लोगों को पीट पीट कर मार डाला गया था या घायल कर दिया गया था। ये सब तुम्हारी गलती थी। उसने गर्व से कहा, बाहरी लोग नहीं जानते और सोचते हैं कि यह कियारा था जिसने किसी को ये काम सौंपा था। हालांकि हमारे किन परिवार ने जांच की है और ये तुम ही थे, दक्ष, जिन्होंने ये काम किया था। सब हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दक्ष का अतीत इतना अद्भुत होगा। क्या चू परिवार के साथ भी कोई संघर्ष है? किन एयरमिंग ने कहा, तुमने बहुत से लोगों को मार डाला है और घायल कर दिया है। भले ही तुम नर्क के राजा हो, फिर भी तुम में मुझे ये कहने का साहस है कि मानव जीवन सर्वोपरि है। ऐसा कहने के बाद उसने दक्ष को विजयी भाव से देखा। अप्रत्याशित रूप से दक्ष ने शांति से कहा, कुछ लोग मरने के लायक हैं, इसलिए वे मर जाते हैं, कुछ लोग मरने के लायक नहीं हैं, इसलिए वे जीवित रह सकते हैं। किन एयरमिंग ने कहा, आप जीवन और मृत्यु का फैसला कैसे कर सकते हैं? दक्ष ने कहा, मैं न तो उनके जीवन को नियंत्रित कर सकता हूँ, न ही उनकी मृत्यु को, लेकिन मैं उनके जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता हूँ। किन एयरमिंग चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दक्ष के चंद शब्दों से उसे इतना धक्का लगेगा। यदि आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो आपको चिल्लाना चाहिए। लेकिन ऋतिका पास ही खड़े थे और बोले, ठीक है, बात करना बंद करो दक्ष। मुझे लगता है तुम सही हो। मानव जीवन दांव पर है। चूंकि उन्हें ऑपरेशन टेबल पर भेज दिया गया है, इसलिए हमें उन्हें जीवित रहने देना चाहिए। वे निर्दोष हैं। बोलते हुए वह आगे बढ़ी और बोली, राष्ट्रपति फैंग डीन झांग, कृपया कार्रवाई करें। दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे और उन्होंने हल्के से सिर हिलाया तथा मदद के लिए आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन अचानक उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। अरे नहीं, उसकी हालत और बिगड़ गई है। अगर हम ऊपर भी जाएं, तो भी उसे बचाने में बहुत देर हो जाएगी। सुषमा का चेहरा कड़वाहट से भरा था जब उसने कहा, यह स्थिति निदेशक ली की स्थिति से भी अधिक गंभीर है। यह एक कार्डियोवैस्कुलर ब्लॉकेज है जिसमें एक्स्ट्राकार्डियक बाईपास है। डीन झांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, डायरेक्टर भी घबरा गए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हम खुद इस मरीज का इलाज भी करें तो भी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे डर है कि सिर्फ कोई चमत्कारी डॉक्टर ही यह काम कर सकता है। ये कहते हुए उसने तुरंत अपना सेल फोन निकाला और विवेक कुमार को फोन किया। सब लोग चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद डीन झांग ने अपना फोन नीचे रख दिया और कड़वाहट से सिर हिलाते हुए कहा, कॉल नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि मिस्टर फैंग अभी तक ऑपरेशन रूम से बाहर नहीं आए हैं। हर कोई हैरान था। दरवाजे के बाहर मरीज के परिवार के सभी सदस्य बहुत घबराए हुए और भ्रमित थे और अचानक उत्तेजित हो गए। हॉल में मौजूद मरीज और उनके परिवार वाले और भी ज्यादा शोर मचाने लगे और परिवार के सदस्य रोने लगे, जिससे अन्य मरीज भी प्रभावित हुए। कुछ ऐसे मरीज भी थे जिन्हें अन्य डॉक्टरों द्वारा सर्जरी के लिए लाया जाने वाला था, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों के रोने से उनका मूड खराब हो गया और उनकी हालत बिगड़ गई। स्थिति अचानक बदतर हो गई। गलियारे में यहाँ तक कि अराजक किन एयरमिंग ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन केवल चुपके से बुदबुदाया, मेरी विधवा बहन अभी भी शांत है। सासली न्यानजियाओ और अन्य लोग भी बाहर आ गए। वह बहुत निश्चिंत थी। जब उसने सुना कि जियानिक सिंह भी मुसीबत में है तो उसने चुपके से राहत की सांस ली। हाँ, वह भी मुसीबत में है। अगर मैं इसे हल नहीं कर पाया तो भी उपराष्ट्रपति का पद मेरा ही रहेगा। फिर उसने ऑपरेशन कक्ष में बिस्तर पर लेटे हुए मरीज की ओर देखा और कुछ देर तक चुप रही। जब हर कोई घबराहट में था, सुषमा ने आगे बढ़ने का फैसला किया, मैं जाऊंगा। हालांकि संभावना कम है, कम से कम मुझे निर्देशक बी से ज्यादा उम्मीद है। अब ये प्रतिस्पर्धा का मामला नहीं है, बल्कि जीवन मरण का मामला है। भले ही सुषमा कार्रवाई नहीं करता है, डीन झांग ऐसा करेगा। हालांकि कुछ डॉक्टरों ने गंभीरता से कहा, प्रेसिडेंट फैंग, सावधान, ये ऑपरेशन असफल हो सकता है। अगर यह असफल रहा तो यह आपके बायोडेटा पर एक बुरा निशान होगा।
इसीलिए हर कोई हिचकिचा रहा है। सुषमा ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दक्ष, तुम क्या कर रहे हो? जब हर कोई इस बात पर बहस कर रहा था कि क्या सुषमा को मंच पर जाना चाहिए, तो दक्ष ने फिर से दरवाजा खोल दिया। रितिका भयभीत हो गए। दक्ष, परेशानी खड़ी करना बंद करो। ली न्यानजियाओ भी चिल्लाया, दक्ष, तुम एक बार भाग्यशाली हो, लेकिन हर बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। क्या तुमने कार्डियोवास्कुलर ब्लॉकेज सर्जरी और कार्डियक बाईपास सर्जरी भी करवाई है? डीन झांग और अन्य लोगों ने जल्दी से कहा, डॉक्टर मित्तल, हालांकि आपके पास मेडिकल लाइसेंस है और आपने डायरेक्टर ली की मदद की है, फिर भी हम, भूत डॉक्टर, इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हम इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आपको इसे भूल जाना चाहिए। उसने आह भरी और दक्ष के बारे में आशावादी नहीं थी। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया और आह भरी। जाहिर है, उन सभी को लगा कि दक्ष बहुत भाग्यशाली है कि उसे एक बार ली न्यानजियाओ की मदद करने का मौका मिला। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह भी जियानिक्सिंग की सर्जरी भी कर सके। हालांकि दक्ष ने उन्हें अनदेखा कर दिया और शांत भाव से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के अंदर बी जियानिक्सिंग इतना भ्रमित था कि उसने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की और टीम के सभी सदस्य चिंतित थे। चू जियांगहे अभी भी बी जियानिक्सिंग को डांट रहा था, उसे जल्द से जल्द हमला करने और कोशिश करने के लिए कह रहा था, अन्यथा उसके पास कोई मौका नहीं होगा। ठीक इसी क्षण दक्ष ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। दक्ष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब चू जियांगहे ने दक्ष को देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। वह भी जियानिक्सिंग को डांटने के बाद पहले से ही गुस्से में था, लेकिन दक्ष वास्तव में आ गया, जिससे वह और भी क्रोधित हो गया। दक्ष ने शांति से कहा, अंदर आओ और मदद करो। चू जियांगहे ने ठंडे स्वर में कहा, बाहर निकल जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। दक्ष ने कहा, आपको इसकी जरूरत नहीं है, मरीज को है। चू जियांगहे गुस्से में थे। टीम के बाकी सदस्य भी हैरान और क्रोधित थे। ये दक्ष तो हद ही हो गई। क्या वो मदद करने आया था? वो जरूर मजा देखने आया होगा। कितना कमीना है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो वो सोचेगा कि चू परिवार को धमकाना आसान है। मैं तुम्हें 3 बार चिल्लाऊंगा, बाहर निकल जाओ, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। चू जियांगहे का चेहरा ठंडा था जब वह चिल्लाया, मैं एक स्केलपेल से बीमारियों को ठीक कर सकता हूं और जीवन बचा सकता हूं, और मैं एक तलवार से लोगों को मार सकता हूं। उसने अभी बोलना समाप्त किया है। सुषमा ने भी दरवाजा खोला और शांति से कहा, उसे करने दो। चू जियांगहे चौंक गए और बोले, प्रेसिडेंट फैंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बी जियानशिंग इसे पूरा कर सकते हैं, है ना जियानशिंग? उसने बी जियानशिंग की तरफ देखा, लेकिन बी जियानशिंग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। चाकू पकड़े हुए हाथ थोड़ा कांप रहा था, मानो कोई नौसिखिया हो, काटने की हिम्मत ही न जुटा पा रहा हो। टीम के अन्य सदस्यों ने भी कड़वाहट से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। वे जानते थे कि बी जियानिक्सिंग निश्चित रूप से ऑपरेशन पूरा नहीं कर पाएंगे। वे विफल रहें। बर्बाद करना। चू जियांगहे इतना क्रोधित था कि वह शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह ये भी जानता था कि जिस क्षण बी जियानशिंग ने गलती की थी, उसी क्षण से ऑपरेशन अपरिवर्तनीय था। गलती इतनी बड़ी थी कि उसे सुधारा नहीं जा सकता था। हालांकि वह दक्ष को ऊपर जाते हुए स्वीकार नहीं कर सका। उन्होंने दक्ष को नीचा देखा। भले ही बी जियानशिंग इसे पूरा न कर पाए, दक्ष को भेजा भी नहीं जा सकता। वह कैसा हारा हुआ इंसान है। वह खाने के चाकू से भी स्टेक नहीं काट सकता, तो स्केलपेल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? दूसरों ने भी उसे डांटा और दक्ष की क्षमता पर संदेह किया। कहने की जरूरत नहीं है कि बी जियानिक्सिंग ने एक गंभीर गलती की और उसकी प्रिय देवी ने इसे देखा। इस समय उसके पास सुषमा की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। वह अत्यंत विनम्र था। अगर उसने दक्ष को फिर से लड़ने की अनुमति दी तो उसे लगा कि वह और भी अधिक बदनाम हो जाएगा और फिर कभी सुषमा के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएगा। यदि सुषमा ही सर्जरी करने वाला था तो भी वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। आखिर ये तो उसके मन में बसी देवी है, औषधियों की रानी। उसकी हरकतें उसे भी भावुक कर सकती हैं। भविष्य में आप दूसरों के सामने ये बखान कर सकेंगे कि कैसे एक खूबसूरत महिला ने एक नायक को बचाया और यह एक सुंदर कहानी बन जाएगी। वह दूसरों को यह भी बता सकता था कि सुषमा की उसके बारे में अच्छी धारणा थी, अन्यथा जब उसकी सर्जरी के दौरान कुछ गलत हुआ तो वह उसके लिए खड़ी नहीं हुई होती। दक्ष, मैं ये ऑपरेशन भी पूरा नहीं कर सकता। तुम अपने आप को क्या समझते हो? यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बी जियानिक्सिंग ठंडी मुस्कान के साथ तिरस्कार से भरी हुई। सुषमा ने शांति से कहा, वह कर सकते हैं। अभी अभी निर्देशक ली को ऑपरेशन में एक समस्या आई थी और उन्होंने ही इसे हल किया था। इसके अलावा मैं भी यह ऑपरेशन पूरा नहीं कर सकता, इसलिए इसे डॉक्टर टैंक पर छोड़ देना ही उचित होगा। सभी लोग पहले तो हैरान हुए और फिर डर गए। बी जियानिक्सिंग ने दक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी और उसकी आंखें आक्रोश से भरी थीं। राष्ट्रपति फैंग से उसे इतनी परवाह क्यों मिली? राष्ट्रपति फैंग उसे इतनी अच्छी तरह क्यों जानते थे?
राष्ट्रपति फैंग ने उसका इतना समर्थन क्यों किया? प्रेसिडेंट फैंग भी इस ऑपरेशन को नहीं संभाल सकते। एल्डर फैंग के आने का इंतजार करते हैं। दक्ष को मैदान में उतारना बहुत जोखिम भरा है। चू जियांगहे नहीं चाहता था कि दक्ष और ज्यादा कार्रवाई करे। चाहे ये सफल हो या नहीं, यह उनके चेहरे पर एक तमाचा होगा। खासकर इसलिए कि अगर वे कामयाब हो भी गए तो उनके चेहरे सूज जाएंगे। बाद में अस्पताल में वे अपना सिर कैसे संभाल पाएंगे? चू जियांगहे दक्ष को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। उनके चू परिवार में इतने सारे लोग मर चुके थे और ऊपरी तौर पर उन्होंने इसका दोष कियारा पर मढ़ा, लेकिन असल में वे सब जानते थे कि शायद दक्ष ने ही यह सब किया होगा। लेकिन उनके पास कोई निश्चित सबूत नहीं था और वे ये भी नहीं जानते थे कि दक्ष ने ये काम अकेले किया था या लोगों के एक समूह के साथ। संक्षेप में, उनके चू परिवार का दक्ष के साथ अभी भी संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, शर्मा परिवार की दवा उद्योग में भागीदारी चू परिवार के लिए चीजों को मुश्किल बनाने के लिए है और वे नहीं चाहते कि दक्ष उनका फायदा उठाए। बी जियानशिंग दक्ष से मदद नहीं चाहता था। प्रेसिडेंट फैंग यही थे। अगर उसने दक्ष से मदद मांगी और कामयाब हो गया तो क्या उसकी इज्जत नहीं चली जाएगी? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह दक्ष जितना अच्छा नहीं है? जब उनकी पूरी टीम इसके खिलाफ थी तब दक्ष ने पहले ही स्केल पेल उठा लिया था और ऑपरेशन शुरू कर दिया था। चू जियांगहे और बी जियानशिंग गुस्से में थे। उन्होंने हाथ उठाए और किसी को मारने ही वाले थे। वे साधारण लोग नहीं हैं, वे दोनों दूसरे दर्जे के सच्चे क्यूई वाले दूसरे दर्जे के योद्धा हैं। फैंग वानक्विंग चिल्लाया, तुम पीछे हट जाओ। दोनों आदमी इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे जम गए। हालांकि वे बहुत दुखी थे। सुषमा का रुतबा और ताकत बहुत ऊंची थी, इसलिए उन्हें उसकी बात माननी ही पड़ी। उसी समय दीन झांग भी अंदर आया और बोला, बहस बंद करो, तुम असफल हो गए हो, दक्ष को आने दो। चू जियांगहे बहुत असंतुष्ट था और बुदबुदाया, मैं आपको और राष्ट्रपति फैंग को भी नहीं संभाल सकता, मैं इस हारे हुए व्यक्ति को कैसे संभाल सकता हूँ? आधे मिनट बाद दक्ष ने हृदय प्रणाली को साफ कर दिया और हृदय बाईपास पूरा कर दिया। वैसे उसने मरीज की अन्य अवरुद्ध रक्त वाहिकाओं को भी साफ करने में मदद की और मेरा खतना भी हो गया। जब दक्ष ने स्केल पेल नीचे फेंका तो बी जियानसिंह का चेहरा हरा हो गया। फिर जब चू जियांगहे ने महत्वपूर्ण संकेत मॉनिटर पर डेटा देखा तो वह अचंभित रह गया। सभी डेटा सामान्य हैं। यह मरीज बैल की तरह मजबूत है। ओह नहीं, कितना निर्दयी! क्या इतना अतिशयोक्तिपूर्ण होना सचमुच आवश्यक है? एक मरीज लगभग मर रहा था और आपने, मित्तल डोंगडोंग ने सर्जरी करके न केवल मरीज को ठीक किया बल्कि उसे इतनी जल्दी ठीक भी कर दिया। सामान्य लोग स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन दक्ष के पास एक महागुरु जैसी साधना थी। उसके लिए रोगी के शरीर में अपनी थोड़ी सी सच्ची ऊर्जा डालना आसान था, जिससे उसे ठीक होने और उसकी जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती थी। ये सब खत्म करने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। काम पूरी तरह से पूरा हुआ माना गया। चू जियांगहे और बी जियानसिंह की टीम स्तब्ध रह गई। बी जियानसिंह और चू जियांगहे के चेहरे पीले पड़ गए और वे पराजित मुर्गों की तरह दिखते हुए उसके पीछे बाहर चले गए। असफल, वे इस बार उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होंगे। दक्ष की दोनों सर्जरी पूरी तरह सफल रहीं, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। सास भी बहुत गर्वित हुई और हंसते हुए बोली, जैसा कि मेरे दामाद ली न्यानजियाओ से उम्मीद थी, आपको कुछ सच्ची शिक्षाएं विरासत में मिली हैं। बी जियानसिंह और चू जियांगे बहुत दुखी थे, खासकर बी जियानसिंह। ये देखकर कि सुषमा ने दक्ष को अलग तरह से देखा, उसे ईर्ष्या हुई। उसने चिढ़कर कहा, एक दो बार करने से क्या फ़ायदा? वैसे भी हम ऑपरेशन के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। उसे बस एक स्थिर हाथ की ज़रूरत है। अगर उसमें हिम्मत होती तो वह डायरेक्टर निंग की सर्जरी भी कर देता। ठीक इसी क्षण निंग विडो के ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा भी खोला गया और एक नज़ उत्सुकता से बाहर आए। बी जियानसिंह और चू जियांगे चौंक गए। ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है कि निंग विडो की सर्जरी में कुछ गड़बड़ हो गई हो? उन्हें उम्मीद थी कि निंग विडो की सर्जरी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन दक्ष ने एक के बाद एक ली न्यानजियाओ और बी जियानसिंह की सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर दी। वे दक्ष का मजाक उड़ा रहे थे कि वह भाग्यशाली है क्योंकि वह उनके मार्गदर्शन में ऑपरेशन पूरा करने में सक्षम था। अगर निंग विडो की सर्जरी में कुछ गड़बड़ हो गई और दक्ष को इसे हल करना पड़ा तो वे वास्तव में किसी का सामना करने में बहुत शर्मिंदा होंगे। दीन झांग ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? नर्स शर्मा गई और बोली, मैंने वहां पाद दिया था और वहां बहुत बदबू आ रही थी। डायरेक्टर निंग ने मुझे बाहर निकाल दिया। सब लोग, अल्पाका, आपकी चिंतित नज़र का क्या मतलब है? बी जियानसिंह और बाकी लोगों ने नस को इतनी जोर से डांटा कि नस एकदम सन रह गई। आज के ज़माने में भी लोगों को पादने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जब हर कोई बहस कर रहा था तभी निंग की विधवा लियू वेन और अन्य लोग बाहर आ गए। उनके थके हुए चेहरे देखकर हर कोई उत्सुकता से भर गया था, अपने परिणामों की प्रतीक्षा में। लियू वेन ने सबसे पहले अपना मुखौटा उतारा और प्रशंसा भरी नज़रों से कहा, निर्देशक निंग की चिकित्सा कुशलता अद्भुत है। मुझे भी खुद पर शर्म आ रही है।
ऑपरेशन पूर्णतः सफल रहा। पुकारना, सभी ने जयकार की। हॉल में मौजूद मरीजों के परिवारजनों और मरीजों ने भी खुशी मनाई, उनमें से प्रत्येक अत्यंत उत्साहित था। निंग विडो की टीम के लोगों की आंखों में भी आंसू थे। डीन झांग और अन्य लोग बेहद उत्साहित थे और तुरंत अपनी संवेदना और प्रोत्साहन देने के लिए आगे आए। बी जियानिक्सिंग, चू जियांगे, ली नियांजियाओ और अन्य सभी नाखुश दिखे। हालांकि वे नहीं चाहते थे कि निंग की सर्जरी में कोई गड़बड़ी हो, लेकिन अब जबकि उसने इसे पूरी तरह से पूरा कर लिया था, वे अभी भी परेशान थे। मुझे डर है कि उपराष्ट्रपति का ये लक्ष्य व्यर्थ हो जाएगा। ली नियांजियाओ आशा की आखिरी किरण को थामे हुए थी, क्योंकि उसकी सर्जरी भी हल हो गई थी और यह एक सही समाधान था, यानी उसे बस किसी और पर निर्भर रहना था। लेकिन उसे अभी भी उम्मीद है। लियू वेन, सुषमा और जी हुएचुन सभी दक्ष को जानते थे और उसके लोग थे। उसे लगा कि अभी भी आशा बाकी है। जहां तक निंग की पत्नी की बात है तो उसके पास न तो कोई भरोसा करने वाला था, न कोई आधार था और न ही कोई नेतृत्व जो उसका साथ दे सके। वह उपराष्ट्रपति का पद कैसे पा सकती थी? डीन झांग ने कहा, निर्देशक निंग, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। भविष्य में इस स्तर की कुछ और सर्जरी करें और आप घोस्ट डॉक्टर परीक्षा देने के योग्य हो जाएंगे। विधवा निंग ने कहा, डीन झांग, आपकी साधना के लिए धन्यवाद। अस्पताल के नेताओं ने भी उनका उत्साहवर्धन किया। हालांकि बी जियानिक्सिंग और ली नियांजियाओ बहुत दुखी थे, फिर भी उन्हें आगे बढ़कर बधाई देने का नाटक करना पड़ा। निंग विडो ने कहा, दोनों निर्देशक भी बहुत सक्षम हैं। उन्होंने ऑपरेशन को पूरी तरह से पूरा किया होगा, है ना? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि सबके चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी थी। उसे डर था कि दोनों निर्देशकों द्वारा की गई सर्जरी सही नहीं थी। जैसे ही वह बोल रहा था, बी जियानशिंग ने कहा, मेरी सर्जरी सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन कुछ नर्सों ने मेरी लय बिगाड़ दी थी। लेकिन सौभाग्य से मैंने डॉक्टर टैंग से सर्जरी करने के लिए कहा और मैंने उन्हें पूरी तरह से निर्देशित किया। ये सुचारू रूप से हो गई। ये कहने के बाद वह खुद शर्मा गया। अजीब, नज दक्ष का मार्गदर्शन कर रही है। नज ने बहुत अच्छा काम किया, यह उसकी अपनी गलती थी। जहां तक दक्ष को मार्गदर्शन देने की बात है तो वह पहले से ही विचलित था और वह नहीं चाहता था कि दक्ष सर्जन बने, तो वह मार्गदर्शन कैसे दे सकता था? ये तो बस अपनी ही तारीफ करना है। हर कोई इसे जानता है, लेकिन वे इसे देख तो लेते हैं, लेकिन इसे जोर से नहीं कहते, वे बस हंसते हैं। कोई चापलूसी नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। ली नियांजियाओ ने व्यंग्य किया, हाँ, मेरा दामाद एक महान डॉक्टर है, क्या आप उसे सिखाने के लिए योग्य हैं? उसने मुझसे अपने चिकित्सा कौशल सीखे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसके स्तर को नहीं जानता? बी जियानिक्सिंग तुरंत नाराज हो गया। सुषमा के सामने अपमानित होना ही उसे शर्मिंदा और क्रोधित करने के लिए काफ़ी था, लेकिन ली नियांजियाओ तो और भी आक्रामक हो गया। उन्होंने डांटते हुए कहा, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें अपना स्तर नहीं पता? हर कोई दक्ष के शल्य चिकित्सा कौशल को देख सकता है। यहाँ तक कि एक भूत डॉक्टर भी उसकी बराबरी करने का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम, एक साधारण डॉक्टर, उसे सिखाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ली नियांजियाओ तुरंत शर्मा गई। बेशक उसने दक्ष को यह नहीं सिखाया था, लेकिन हर कोई अपनी प्रशंसा कर सकता है। उसने कहा कि दक्ष को उसने ही सिखाया था, इसका मतलब है कि उसने ही उसे सिखाया था। हाँ और न, लेकिन बी जियानिक्सिंग द्वारा उजागर किए जाने से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। वे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, जिससे उनके आसपास के लोग नाखुश दिख रहे थे। साथ ही दोनों टीमों के लोग एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं और असहमत होने पर वे लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। निंग विडो और लियू वेन को अंततः समझ आ गया कि क्या हो रहा था। ये पता चला कि ली नियांजियाओ और बी जियानिक्सिंग दोनों के ऑपरेशन असफल रहे और ये दक्ष ही था जिसने मरीजों की जान बचाई। जब दोनों ने दक्ष को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। निंग की पत्नी खास तौर पर खुश थी। उसकी आंखें चमक उठीं और वह आश्चर्य से भर गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना उत्कृष्ट होगा और सचमुच जानता होगा कि मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है। जैसी कि उम्मीद थी, उत्कृष्ट लोग हर चीज़ में उत्कृष्ट होते हैं। फिर विधवा निंग ने दक्ष के बगल में एक महिला की खोज की। बस उस औरत पर प्रकाश है, एक पवित्र देवी की तरह, अपने ही आकर्षण के साथ, बहुत सुंदर और जवान, इतना लंबा और सुंदर। मेरी हार हुई। निंग विडो को अपने रूप, आकृति, प्रतिभा और क्षमता के मामले में दूसरों के बराबर होने पर गर्व है। केवल किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी किन एरमिंग की तुलना उसके साथ की जा सकती है, लेकिन किन एरमिंग पारिवारिक पृष्ठभूमि पर भरोसा करती है, जबकि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर भरोसा करती है। दोनों अलग हैं। हालांकि अब एक महिला है जो हर मामले में उससे बेहतर है। या हो सकता है वह इस महिला से केवल अपनी चिकित्सा कुशलता में ही बेहतर थी। जिस क्षण उसने इस महिला को देखा, निंग विडो को उसकी पहचान पता चल गई, दक्ष की पत्नी रितिका।
सागरनगर शहर, 4 सुंदरियां, शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी, जी की फार्मेसी की अध्यक्ष और दक्ष की पत्नी रितिका। क्या ईर्ष्यापूर्ण स्थिति है। विधवा निंग को थोड़ा खोया हुआ और थोड़ा हीन महसूस हुआ। रितिका ने सोचा कि निंग विडो बहुत सुंदर और एक दयालु डॉक्टर थी जिसने लोगों को बचाया था, इसलिए उसने ऊपर जाकर नमस्ते कहने की योजना बनाई। लेकिन ली न्यानजियाओ ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम छोटी कुतिया, मैंने तुम्हें व्यर्थ ही पाला है। तुम क्या करना चाहते हो। वह मेरी दुश्मन है। रितिका अचानक असहाय हो गई और केवल क्षमा याचना करते हुए मुस्कुरा सकी। दीन झांग ने देखा कि हर कोई आपस में झगड़ रहा था और माहौल शत्रुता से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने जल्दी से बात की। मूल्यांकन पूरा हो गया है। 12 सर्जरी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4, और अंत में सभी पूरी तरह से पूरी हो गईं। हर कोई घबराहट और उम्मीद से उस पर नजरें गड़ाए हुए था। दीन झांग ने कहा, मुझे तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए था कि उपाध्यक्ष कौन होगा। हालांकि मुझे अभी अभी चमत्कारी डॉक्टर के सहायक का फोन आया है, जिसमें बताया गया है कि चमत्कारी डॉक्टर ने ऑपरेशन पूरा कर लिया है और आ रहे हैं। बेहतर होगा कि हम इंतजार करें और चमत्कारी डॉक्टर मास्टर फैंग को ही निर्णय लेने दें। सबकी आंखें उत्साह से भर गईं। बी जियानिक सिंह और ली न्यानजियाओ की आंखें भी सक्रिय थीं। अगर प्रतिभाशाली डॉक्टर उनका साथ देते तो उनके उपराष्ट्रपति पद पाने की अच्छी संभावना होती। चू जियांगहे मुस्कुराए और बोले, अगर एल्डर फैंग फैसला करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है। कल हमारे चू परिवार के कई बुजुर्ग चमत्कारी डॉक्टर से मिलने गए थे। वह हमारे चू परिवार को चेहरा देंगे। ली न्यानजियाओ ने कहा, बेटी, मैंने सुना है कि चमत्कारी डॉक्टर तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। लगता है वो हमारे शर्मा परिवार को लेकर बहुत आशावादी हैं। शायद हमें उनका सहयोग मिल जाए। केनेर मिंग ने ठंडी आवाज में कहा, बहन विधवा, आपकी नींव कमजोर है। अगर मास्टर फेंग आ गए तो मुझे डर है कि वे आपको नीची नज़र से नहीं देखेंगे। जब हर किसी के अपने अपने विचार थे। दरवाजे के बाहर चमत्कारी डॉक्टर लोगों की भीड़ से घिरा हुआ अंदर आया। आज 6 अपडेट। कृपया मुझे सिफारिश करें और वोट करें। क्या दक्ष को निर्णय लेने दो। आखिर वह कौन है। क्या वह इसके लायक है। हर कोई एक ही समय में हैरान और क्रोधित था। क्या दक्ष उपराष्ट्रपति पद का फैसला लेने के योग्य है। वह कौन है। वह क्या कर सकता है। बहरहाल ली न्यानजियाओ की आंखें खुशी और प्रसन्नता से चमक उठीं। उसने झट से कहा, हा, ठीक है, दक्ष फैसला करेगा। मेरे अच्छे दामाद, आप ही फैसला करें। उनकी टीम के लोग भी बहुत आश्चर्यचकित थे। यदि उपराष्ट्रपति के बारे में निर्णय दक्ष को ही लेना होता तो उनकी जीत निश्चित होती। क्या दक्ष अपनी सास ली न्यानजियाओ को नहीं चुन सकता था। फिर बी जियानिक सिंह, चू जियांगे, केनेर मिंग और अन्य सभी ने इसका विरोध किया। उन्होंने सभी को मना कर दिया और दक्ष को निर्णय लेने दिया। दीन झांग भी अजीब तरह से मुस्कुराए और बोले, मिस्टर फैंग, दक्ष को निर्णय लेने देना वास्तव में थोड़ी जल्दबाजी है। लियू वेन ने कहा, गुरुजी, हालांकि दक्ष कुछ चिकित्सा कौशल भी जानता है, वह केवल एक प्रशिक्षु है, वास्तव में वह उपयुक्त नहीं है। सुषमा ने कहा, मुझे लगता है कि अगर दक्ष फैसला करता है तो ये ठीक है। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं जबकि अन्य इसका समर्थन करते हैं। ली न्यानजियाओ की विद्वानों के साथ बहस वाकई प्रभावशाली थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी वाकपटु होंगी। अपने दामाद को वाइस डीन का पद तय करने देना तो क्या हुआ। वह बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती है और वह व्यक्ति को देखता है, संबंधों को नहीं। वह निश्चित रूप से केवल संबंधों के आधार पर वाइस डीन का पद तय नहीं करेगा। दक्ष मेरी सास या निदेशक बी या निदेशक निंग को चुन सकता है। यह कोई भी हो सकता है। वह क्यों नहीं आ सकता। उसने अभी 2 ऑपरेशनों की अध्यक्षता की है। सास ली न्यानजियाओ ने विद्वानों से बहस की, निर्देशक बी, मेरे दामाद की सर्जरी के बिना जिस मरीज का आप इलाज कर रहे थे उसकी मृत्यु हो जाती। क्या आप ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे अपने दामाद की मदद न मिलती तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता। इसलिए न तो आपको और न ही मुझे आपत्ति करने का अधिकार है। जहां तक डायरेक्टर निंग की बात है, आपको आपत्ति करने का क्या अधिकार है। बी जियानिक सिंह ली न्यानजियाओ पर इतना क्रोधित थे कि उन्हें खून की उल्टी हो गई। लेकिन इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। ये वास्तव में दुखद था। ये देखकर कि किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, ली न्यानजियाओ ने मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर देखा और कहा, अच्छे दामाद जी, आप फैसला करें। सिर्फ रिश्ते को मत देखिए। मुझे सिर्फ इसलिए मत चुनिए क्योंकि आप मेरे दामाद हैं और मैं आपकी सास हूँ। हाँ, मैं ऐसे संबंधों वाले लोगों को अस्वीकार करती हूँ। हालांकि उसने ऐसा कहा, उसके मुंह के कोने उसके कानों के पीछे तक उठ गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पल वह कितनी खुश थी। इसके अलावा उसने स्पष्ट रूप से दक्ष को संकेत दिया, जल्दी करो और पिछले दरवाजे का उपयोग करो, जल्दी करो और मुझे चुनो, जल्दी करो और कनेक्शन का उपयोग करो। बाकी सबको पता था कि ली न्यानजियाओ क्या सोच रही थी, लेकिन चूंकि उसने ऐसा कहा था इसलिए कोई कुछ नहीं कह सका। उन्हें बस बुरा लग रहा था। दीन झांग और बाकी लोगों ने भी आह भरी।
एल्डर फैंग ने दक्ष को ही फैसला लेने देने पर जोर दिया और वे लाचार थे। रितिका ने भी चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ दक्ष की ओर देखा और उसे प्रोत्साहित किया, दक्ष जल्दी से निर्णय लो। दक्ष ने चमकती आंखों से अपनी सास को देखा, जिससे उसकी सास बहुत उत्साहित हो गई। सास जी सच में बहुत नेक इंसान हैं। मैं आपकी बात का विरोध करती थी और मैं सचमुच मौत के लायक हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप पैसे को मिट्टी और प्रतिष्ठा को बादल की तरह समझती हैं। ली न्यानजियाओ ने अपने हाथ हिलाए और उदासीनता से मुस्कुराए। लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ओह नहीं, इस बदमाश का ऐसा कहने का क्या मतलब है? बस जब मैं सोच रहा था। दक्ष ने अचानक निंगविडो को देखा, उसकी ओर इशारा किया और कहा, निदेशक निंग, मुझे लगता है कि आप प्रथम अस्पताल के उपाध्यक्ष के पद के लिए अधिक उपयुक्त हैं। ली न्यानजियाओ ने हंसते हुए कहा, हाँ निर्देशक निंग, आप कुछ के लिए अधिक उपयुक्त हैं। दक्ष, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरी सास अपना आपा खोने ही वाली थीं। पहले तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन दक्ष की बात साफ साफ सुनने के बाद अचानक उनका गुस्सा फूट पड़ा। उसने दक्ष की गर्दन पर चुटकी काटी, उसे आगे पीछे हिलाया और गुस्से से कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं चुना? दक्ष ने कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि संबंधों पर भरोसा मत करो? क्या आपने नहीं कहा था कि आप किसी और को चुन सकते हैं? मेरी सास इतनी गुस्से में थी कि उनकी आंखें लाल हो गई थीं। अपने आसपास सबको अजीब नज़रों से देखते देखकर उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि उन्हें चक्कर आने लगा। रितिका ने जल्दी से उसका समर्थन किया और घबराहट में कहा, माँ, क्या आप ठीक हैं? दक्ष बस मजाक कर रही थी। हाँ, है ना दक्ष? ली न्यानजियाओ ने एक आंख खोली और ऊपर देखा, उसकी आंखें उम्मीद और चालाकी से भरी थीं। दक्ष ने कहा, नहीं, मैं गंभीर हूँ। ली न्यानजियाओ को इतना गुस्सा आया कि उसे खून की उल्टी हो गई। उसने रितिका को सहारा देते हुए कहा, बेटी, जल्दी करो और मुझे वापस आराम करने में मदद करो। मुझे हाइपोग्लाइसीमिया है। दक्ष ने कहा, सास, अगर आपका ब्लड शुगर कम है तो बस एक घूंट बियर पी लीजिए और सब ठीक हो जाएगा। ली न्यानजियाओ गुस्से में बोली, चुप रहो, मुझे सास मत कहो, मेरी तुम्हारे जैसी सास नहीं है। सब लोग, रितिका भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी और तरह तरह की बातें कह रही थी। हालांकि उसने दक्ष को धमकी भरी नजरों से घूरा भी। सभी लोग अविश्वास से भरे हुए दक्ष की ओर देखने लगे। किनेर मिंग हक्का बक्का रह गया। विधवा निंग हैरान थी। बी जियानिक सिंह और चू जियांगे भी दंग रह गए। सुषमा और लियू वेन तो और भी अधिक अचंभित हो गए। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दक्ष वास्तव में निंगविडो को चुनेगा। प्रतिभाशाली डॉक्टर हंसे और बोले, चून की मास्टर मित्तल ने जियाओ निंग को चुना है, तो चलो उसे चुनते हैं। नियमों के अनुसार जियाओ निंग अब से मेरी छात्रा होगी। विधवा निंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे बेहद आश्चर्य हुआ। चमत्कारी डॉक्टर की शिष्या बनना उसके लिए 3 जन्मों में अर्जित एक वरदान था। बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक महोदय, श्रीमान मित्तल, डीन झांग और सभी को। मैं जरूर कड़ी मेहनत करूंगी। विधवा निंग ने उत्साह से सिर झुकाया। बी जियानिक सिंह और अन्य लोगों के चेहरे हरे हो गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका अंत इस तरह होगा। चू जियांगे का चेहरा भी ठंडा था। उसने सोचा था कि इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव पक्का है, पर किसे पता था कि वह उसके हाथ से निकल गया। वह बहुत क्रोधित था और साथ ही वह दक्ष से और भी अधिक नाराज था। शर्मा परिवार, अच्छा काम। दक्ष, अच्छा काम। चू जियांगे की आंखें तीक्ष्ण हत्या के इरादे से भरी थीं और उसने अपने दिल में कहा, दक्ष, मैं बीमारियों को ठीक करने और जान बचाने के लिए एक स्केलपेल का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मैं लोगों को मारने के लिए सिर काटने वाले चाकू का भी उपयोग कर सकता हूँ। याद रखना, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। चू जियांगे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आसपास की हवा इतनी ठंडी थी कि लोग कांपने लगे। दक्ष ने उसकी बात को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय वह आगे बढ़ा, निंगविडो की ओर देखा और बोला, डायरेक्टर निंग, अगर मैं पूर्वी उपनगरों में एक अस्पताल खोलूं, तो क्या आप वहां मरीजों को देखने में रुचि लेंगे? डीन झांग ने बगल से कहा, मिस्टर दक्ष, मेरे सामने इस तरह लोगों को लूटना आपके लिए अच्छा नहीं है। दक्ष मुस्कुराया और बोला, डीन झांग एक महान डॉक्टर हैं। आप भी क्यों नहीं जाते? मैं आपको डीन बना दूंगा और आपको अधिक लाभांश दूंगा। सभी लोग हंस पड़े और डीन झांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, तुम सचमुच मुझे शिकार करना चाहते हो? विधवा निंग बहुत आश्चर्यचकित हुई और तुरंत सहमत हो गई। पास खड़े सुषमा ने भी हंसते हुए कहा, श्री मित्तल, चून की डीन झांग डीन नहीं बनना चाहते तो आप मेरे नाम पर विचार क्यों नहीं करते? हर कोई हैरान था कि सुषमा ने वास्तव में खुद की सिफारिश की थी। अभी निर्देशक बी जियानिक सिंह ने अचानक एक स्केल पेल उठाया और दक्ष के चेहरे पर वार किया। चमत्कारी डॉक्टर भीड़ से घिरा हुआ अंदर आया। कई मरीज और उनके परिवार वाले बाहर एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे और हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। एक चमत्कारी डॉक्टर, एक चमत्कारी डॉक्टर। क्या यह उनके दिव्य डॉक्टर हॉल से श्री फैंग हो सकते हैं? ये सचमुच वही है। क्या वह यहाँ मरीज देख रहा है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छा होगा।
सब इतने हैरान थे कि उन्होंने जयकारे भी लगाए। गनीमत रही कि नर्सों और सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक लिया, वरना अफरा तफरी मच जाती। हालांकि इसके बावजूद भी मरीजों और उनके परिवारों के लिए लंबे समय तक शांत रहना मुश्किल होता है। डीन झांग और अन्य लोग दौड़कर आए और प्रतिभाशाली डॉक्टर फैंग ने हाथ मिलाया और एक एक करके सभी का विनम्र भाव से अभिवादन किया, बिल्कुल भी कृपालु नहीं। जब सभी ने इसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे वसंत की हवा का आनंद ले रहे हों। चू जियांगहे के नेतृत्व में बी जियानिक्सिंग सीधे सामने की ओर बढ़े ताकि उन्हें पहले चमत्कार चिकित्सक से मिलवाया जा सके। ली न्यानजियाओ भी आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन बी जियानिक्सिंग और अन्य लोगों ने उसे पीछे धकेल दिया और वह कुछ कदम पीछे रह गया। वह गुस्से से लाल हो गई। बेवकूफ़, तुम इतनी जल्दी घुस रहे हो, क्या तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है? फिर उसने दक्ष की ओर देखा और कोसा, तुम इतने लंबे और मजबूत हो, लेकिन तुम मुझे भीड़ में घुसने और एक अच्छी सीट पाने में भी मदद नहीं करते। तुम्हारा क्या उपयोग है? दक्ष ने शांति से कहा, वह मेरा स्वागत करने आएगा, उसके आगे निकलने की जहमत क्यों उठाऊं? ली न्यानजियाओ ने व्यंग्य किया, हा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या कोई चमत्कारी डॉक्टर आकर तुम्हें नमस्ते कहेगा? ऋतिका पास खड़े होकर कड़वी मुस्कान बिखेर रहे थे। एक मेरी माँ है, दूसरा मेरा पति है। ये देखकर कि वे आपस में नहीं मिल रहे थे, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वह वास्तव में अपनी माँ को बताना चाहती थी कि चमत्कारी डॉक्टर दक्ष के बारे में बहुत आशावादी था और उसे डर था कि वह वास्तव में दक्ष को नमस्ते कहने आएगा। जैसे ही चू जियांगहे बी जियानिक्सिंग को प्रतिभाशाली डॉक्टर से मिलवा रहे थे, प्रतिभाशाली डॉक्टर की तेज निगाहों ने दक्ष को देखा और उनका चेहरा अचानक बदल गया। मास्टर फैंग, मैं हमारे चू परिवार से बी जियानिक्सिंग बोल रहा हूँ। वह वर्तमान में निदेशक हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कृपया अंदर आइए, मास्टर फैंग। चू जियांगहे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, उससे पहले ही प्रतिभाशाली डॉक्टर फोंग लाओ के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह बेहद हैरान हुआ और जल्दी से भीड़ को पीछे धकेलकर दक्ष की ओर दौड़ा। हर कोई अभी भी भ्रमित था, इसलिए उसके अनुयायी अमरेंद्र ने उन्हें दूर धकेलने में उसकी मदद की। चमत्कारी डॉक्टर सीधे दक्ष की ओर चला गया। मेरी सास बहुत हैरान हुई। हे भगवान, मिस्टर फैंग तो अपनी ही इच्छा से मेरे पास आए थे। क्या हो सकता है कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत पहले ही सुन लिया हो, या हो सकता है कि अफवाहें सच हों और उसे वास्तव में मेरे शर्मा परिवार से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए उसने मेरे पास आकर मुझे नमस्ते कहने की पहल की। मेरी सास ने तुरंत आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराहट बिखेरी, अपना हाथ बढ़ाया और चमत्कारी डॉक्टर मिस्टर फैंग से हाथ मिलाने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि मिस्टर फैंग ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। तब दो हाथ चूक गए। चमत्कारी डॉक्टर ने दक्ष का हाथ पकड़ लिया और वह बहुत प्रभावित हुआ। मेरी सास के हाथ हवा में जम गए थे, वे थोड़ी शर्मिंदा लग रही थीं। प्रतिभाशाली डॉक्टर ने दक्ष का हाथ पकड़ा और उत्साहित होकर कहा, युवा मास्टर श्री मित्तल, आप यहाँ हैं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे पहले आना चाहिए था। दक्ष ने शांति से कहा, मानव जीवन दांव पर है। चूंकि आप ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसे चुपचाप पूरा करें। प्रतिभाशाली डॉक्टर फैंग कृतज्ञता से भर गया, युवा मास्टर बड़ा हो गया है। हर कोई अचंभित था। ओह नहीं, प्रतिभाशाली डॉक्टर मिस्टर फैंग ने दक्ष से हाथ मिलाने की पहल की और वे उससे बहुत परिचित थे। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि दक्ष यहाँ हैं, इसलिए वे पहले आएंगे। एक सम्मानित बुजुर्ग का अपने कनिष्ठों के प्रति ऐसा रवैया कैसे हो सकता है? यदि दक्ष और फोंग लाओ का दृष्टिकोण उल्टा होता तो वे इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, लेकिन अब उन्हें वास्तव में ये बहुत अजीब लग रहा है। बी जियानिक्सिंग और चू जियांगहे के हाव भाव बेहद बदसूरत थे और उनकी टीम के लोगों की शक्ल तो और भी बदसूरत थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दक्ष सचमुच चमत्कारी डॉक्टर को जानती होगी और उससे इतनी परिचित होगी। चमत्कारी डॉक्टर दक्ष को इतना महत्व देता था। चू जियांगहे ने ठंडे चेहरे से कहा, यह अफवाह सच लगती है कि चमत्कारी डॉक्टर ऋतिका की कंपनी का समर्थन करने गए थे। क्या ये दक्ष को बदनाम करने के लिए है? बी जियानिक्सिंग ने चारों ओर देखा और पाया कि दक्ष को देखते समय सुषमा की आंखें और भी अद्भुत थीं, जिससे उसका चेहरा ईर्ष्या से विकृत हो गया था। क्यों, आखिर क्यों मिस्टर फैंग दक्ष के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं? ऐसा क्यों है कि हर कोई दक्ष को इतनी ईर्ष्या और सम्मान से देखता है, यहाँ तक कि सुषमा भी उस पर मोहित है? क्या इसलिए कि वह सुंदर है? सुंदर होना बेकार है। मैं एक बेहतरीन डॉक्टर हूँ। चिकित्सा कौशल। बी जियानिक्सिंग की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई। वह पहले से ही जानता था कि दक्ष ने हजारों ऑपरेशन किए थे और उनमें से कई बेहद कठिन थे। जिस तरह से दक्ष ने दोनों समस्याओं को हल किया, उससे पता चलता है कि दक्ष की तकनीक कितनी कुशल है। कम से कम सर्जरी के मामले में तो उसकी तुलना दक्ष से नहीं की जा सकती। घृणित, मैं हर बात में उनसे तुलना क्यों न करूं? निंगविडो और किन इरमिंग भी अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर फोंग वास्तव में दक्ष को जानते थे और उसे इतना महत्व देते थे। किन इरमिंग ने कड़वाहट से कहा, मास्टर फैंग उसके जैसे विकृत व्यक्ति की सराहना कैसे कर सकते हैं?
मास्टर फैंग एक प्रतिभाशाली डॉक्टर हैं जिनके साथ मेरे पिता भी सम्मान से पेश आते थे, तो वे दक्ष के बारे में इतना अच्छा कैसे सोच सकते हैं। विधवा निंग को सुखद आश्चर्य हुआ, उसकी आंखें चमक उठीं। इससे साबित होता है कि मिस्टर दक्ष इतने काबिल हैं कि एक चमत्कारी डॉक्टर भी उनकी कद्र करता है। क्या मैंने नहीं कहा था कि मिस्टर दक्ष ने हजारों सर्जरी की हैं, मुझसे भी ज्यादा, और वे सभी बहुत मुश्किल होती हैं। केनेर मिंग ने नाक भान से कुड़ी, लेकिन उसका पद तो प्रशिक्षु का है। हजारों बार ऐसा होना सिस्टम की गलती हो सकती है। हालांकि वह खुद जानती थी कि व्यवस्था गलत नहीं हो सकती। हालांकि वह इस बात से खुश नहीं थी कि दक्ष इतनी लोकप्रिय थी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे याद है कल रात एक चैरिटी डिनर है और मशहूर हस्तियों को भी बुलाया गया है। शर्मा परिवार जरूर वहां आएगा और दक्ष भी जरूर वहां होगी। ये सोचकर उसके मुंह पर मुस्कान आ गई। अगर दक्ष को पता चलेगा कि चैरिटी डिनर के पीछे वही बॉस है तो शायद उसे आश्चर्य होगा। जब समय आएगा मैं तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। ली न्यानजियाओ भी आश्चर्यचकित थी। हालांकि उसने गलत समझा था कि चमत्कार चिकित्सक उसे महत्व देता है और वह बहुत शर्मिंदा थी। लेकिन दक्ष चमत्कारी डॉक्टर से परिचित है और यही काफ़ी है। उसने जल्दी से कहा, दिव्य डॉक्टर, मैं दक्ष की सास हूँ। मैंने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह माना है। जब मैं उपराष्ट्रपति बनी तो मैंने उसे 2 जोड़ी कपड़े खरीदने के लिए ले जाने की भी योजना बनाई थी। चमत्कारी डॉक्टर ने शांति से मुस्कुराकर थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में वह अपनी सास को बहुत नापसंद करता था। वह जानता था कि शर्मा परिवार ने दक्ष के साथ क्या किया था। उन्होंने मेरे युवा स्वामी की आलोचना करने की हिम्मत की। अच्छा हुआ कि उन्होंने शर्मा परिवार को बर्बाद नहीं किया। डीन झांग ने कहा, श्रीमान फैंग, देर हो रही है। हर कोई उपराष्ट्रपति के चुनाव का इंतजार कर रहा है। श्री फोंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, उस स्थिति में जियो झांग, आप निर्णय ले सकते हैं। डीन झांग ने तुरंत कहा, ऐसा नहीं चलेगा। यह आपको तय करना है एल्डर फैंग। हम सभी आपकी पसंद से सहमत हैं। मिस्टर फैंग ने हंसते हुए चारों ओर देखा और अचानक सभी लोग घबरा गए। चू जियांगहे और बी जियानिक्सिंग बहुत घबराए हुए थे। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें अब भी उम्मीद थी कि मिस्टर फोंग चू परिवार की खातिर बी जियानिक्सिंग को चुनेंगे। निंग विडो और किनेर मिंग को कोई उम्मीद नहीं थी। वे तो रात के खाने में क्या खाएंगे इस पर भी चर्चा कर रहे थे। ली न्यानजियाओ को जीत का पूरा भरोसा था और उसे खुद पर बहुत गर्व था। हर कोई चमत्कारी डॉक्टर की ओर देख रहा था, उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। तथापि लेकिन मिस्टर फैंग दक्ष को घूर रहे थे। मिस्टर दक्ष, आप निर्णय लें, मैं आपकी बात सुनूंगा। स्टॉप, बहुत खूब। हर कोई हैरान था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बी जियानिक्सिंग अचानक एक स्केलपेल उठाएगा और दक्ष पर वार करेगा। ये किसी को मार डालेगा। हर कोई हैरान था। फिर वह क्रोधित हो गया। डीन झांग और अन्य लोग चिल्लाए, निदेशक बी, आप क्या कर रहे हैं। बी जियानिक्सिंग की टीम भी हक्की बक्की रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बी जियानिक्सिंग अचानक उसे मार डालेंगे। वह अपना दिमाग खो बैठा है और पागल हो गया है। दक्ष, तुमने वो छीन लिया जो मैं प्यार करती हूँ और मेरी इज्जत बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, बी जियानिक्सिंग चिल्लाए। जब उसने सुषमा को दक्ष के करीब आते देखा तो वह उससे बेहद नफरत करने लगा। वह सुषमा के साथ बहुत अच्छी थी, लेकिन सुषमा ने दक्ष को चाटने की पहल की, लेकिन दक्ष ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जिससे वह क्रोधित हो गया। मेरे दिल में प्यार आग की तरह गर्म है। सुषमा उसके दिल की आखिरी पंक्ति है, लेकिन उसे दक्ष द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। मारना, केवल दक्ष को मार डालो, ये सब खत्म हो जाएगा। उसे पूरा विश्वास था कि यह चाकू दक्ष की गर्दन की महाधमनी को काट सकता है। उन्होंने ऐसा अनगिनत बार किया है और अनगिनत बार इसके बारे में कल्पना भी की है। बी जियानिक्सिंग न केवल एक डॉक्टर है, बल्कि वह एक दूसरे दर्जे का योद्धा भी है जो आसानी से अपनी हथेली से कई टन वजन वाली कार को गिरा सकता है। उसने अपनी छुरी चलाने की कला को प्रशिक्षित कर लिया है और आसानी से एक हाथी को 2 टुकड़ों में काट सकता है। ये वाकई अजेय है। दक्ष की गर्दन में महाधमनी को काटना आसान है। अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। सुषमा उसके ठीक बगल में खड़ी थी। वह भी गुस्से में थी और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत दक्ष के सामने खड़ी हो गई। निंग विडो भी चिल्लाई और दक्ष के सामने खड़ी हो गई। बी जियानिक्सिंग अवाक रह गए। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी अचूक तलवार चाल इतनी बड़ी गलती का कारण बन जाएगी। यानी सुषमा और निंग विडो ने असल में दक्ष के लिए चाकू रोक दिया। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी और इससे वह हैरान और क्रोधित हो गया। साथ ही गहरी निराशा भी है। ये चाकू सुषमा की गर्दन काटने वाला था, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहता था। काटना, यह एक आंकड़ा है, बहुत तेज। वो अमरेंद्र था। उसने हाथ बढ़ाया और छुरी पकड़ ली, और स्केलपेल सुषमा की गर्दन से केवल 3 सेंटीमीटर दूर था। हर कोई हैरान था। क्लिक करें। अमरेंद्र ने अपने हाथों से बल लगाया और सीधे स्केलपेल तोड़ दिया। एक ही लात से बी जियानिक्सिंग 10 मीटर दूर उड़ गया। उसने फिर से दक्ष की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया और फिर पीछे हट गया।
इस समय सभी घबरा गए थे, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने जल्दी से सुषमा और निंग विडो की स्थिति की जांच की। उन्हें ये देखकर राहत मिली कि वे दोनों ठीक थे। फिर सबने शिकायत की, चाकू रोकने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। लियू वेन ने शिकायत की, बहन फैंग, क्या आप मूर्ख हैं? दक्ष बहुत शक्तिशाली है, उसे चाकू रोकने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है। आप इतनी मूर्ख क्यों हैं? अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? सुषमा भी थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि दक्ष ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। फिर वह मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केनेरमिंग भी निंग विधवा को डांट रहा था, बहन विधवा, क्या तुम पागल हो? तुम उस बदमाश दक्ष के लिए चाकू लेने के लिए अपनी जान जोखिम में कैसे डाल सकती हो? मैं तो साथ भी नहीं दे पाए। सौभाग्य से एक सुंदर लड़के ने बीच में आकर मुझे रोक लिया, वरना तुम मर जाती। विधवा निंग ने दक्ष की तरफ देखा और पाया कि वह ठीक है। वह मुस्कुराई और बोली, सब ठीक है। केनेरमिंग इतना गुस्से में था कि उसने दक्ष को देखा, फिर निंग विडो को, और उसका चेहरा अचानक बदल गया। बहन विधवा, आप नहीं हो सकती। उसकी एक पत्नी है। निंग विडो भी डर गई और उसका चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से कहा, बकवास मत करो। नहीं, मैंने नहीं किया। तुम बकवास मत करो। जब सब घबराए हुए थे, मिस्टर फैंग दक्ष का हालचाल जानने आए। उन्हें ये देखकर राहत मिली कि वह ठीक है। फिर वह गुस्से में बोला, बीजियानिक सिंह, तुम मरने के लायक हो। श्री फैंग क्रोधित हो गए और हर कोई हैरान रह गया। बीजियानिक सिंह निराशा की स्थिति में था और चू जियांगहे, जो उसके बगल में खड़ा था, भी स्तब्ध था। हालांकि वह भी दक्ष को मारना चाहता था, लेकिन वह इतना मूर्ख कभी नहीं होगा कि यहाँ ऐसा करे। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। ओल्ड फैंग ने कहा, वह भी जियानिक सिंह को मरने नहीं देना चाहता था। आखिरकार एक बेहतरीन डॉक्टर को प्रशिक्षित करना आसान नहीं था और परिवार ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने जल्दी से कहा, मास्टर फैंग, शांत हो जाए। कोई घायल तो नहीं हुआ, है ना? जियान जिंग भी आपके पहरेदारों द्वारा घायल हो गया था। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। हाँ, हर कोई क्रोधित था। एल्डर फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, बस इतना ही। बी जियानिक सिंह का इरादा किसी को मारने का था, इसलिए वह मौत का हकदार नहीं है। चू जियांगहे का चेहरा भय से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर फॉन्ग इतने अपमानजनक और क्रोधित होंगे। वह स्तब्ध और थोड़ा दुखी था। क्या मेरा चू परिवार अपना चेहरा खोने जा रहा है? भले ही आप एक चमत्कारी डॉक्टर हैं, फिर भी आप मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, है ना? कोई भी गलत नहीं है, इस मामले को बस हंसी मजाक में टाला जा सकता है। क्या इतना काफ़ी नहीं है? दक्ष, उसने क्या सोचा था कि तुम्हारे विवेक कुमार का सागरनगर शहर में रहना और मेरे चू परिवार को अपमानित करना उचित था? चू जियांगहे बहुत दुखी था, लेकिन उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह एक चमत्कार चिकित्सक था। हालांकि वह अभी भी बी जियानशिंग की रक्षा करना चाहता था। मिस्टर फैंग, कृपया शांत हो जाए। मैं वापस जाकर उसे सजा दूंगा। इसके अलावा मैं उसे इस्तीफा देकर फर्स्ट हॉस्पिटल से निकलवा दूंगा। मैं उसे अपनी गलतियों पर विचार करने दूंगा और फिर रिहा कर दूंगा। वह बाहर नहीं निकल सकता। इससे पहले कि मिस्टर फॉन्ग कुछ कह पाते, दक्ष पहले ही शांति से बोल चुका था। सबने देखा कि दक्ष, जो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, उसका चेहरा शूरा जैसा था और उसकी तीखी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी आंखों में देख सके। चू जियांगहे ने यह सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया। दक्ष, ज्यादा बात मत करो। बी जियानशिंग तो बस मजाक कर रही थी और तुम ठीक हो। मुझे परेशान मत करो। मजाक? मैं ठीक हूँ। क्या तुम अब भी मुझे परेशान कर रहे हो? दक्ष हंसा। अगर वह अपने जीवन के बारे में मजाक कर रहा है तो मैं भी उस पर मजाक करना चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं ठीक हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि वह ठीक हो जाएगा। चू जियांगहे ने ठंडे चेहरे से कहा, मुझे मत बताओ तुम उसे मारना चाहते हो। वह मेरे चू परिवार का सदस्य है। मुझे मत बताओ तुम अभी भी मेरे चू परिवार से किसी को मारना चाहते हो। तुम मेरे चू परिवार के प्रति बहुत अपमानजनक हो। बी जियानिक सिंह घबरा गई और जल्दी से बोली, एल्डर जियांगहे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि प्रेसिडेंट फैंग दक्ष के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वह इतने उपेक्षापूर्ण हैं। सुषमा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब उसके लिए था। फिर वह घृणा और वितृष्णा से भर गई। मैं मिस्टर दक्ष के साथ कैसा व्यवहार करती हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बी जियानिक सिंह लुढ़कते हुए और रेंगते हुए विनती करते हुए बोली, प्रेसिडेंट फैंग, मैं आपको पसंद करती हूँ और मैं आपको सब कुछ देना चाहती हूँ। क्या आप मेरा दिल देख सकते हैं? कृपया मेरे लिए विनती करें। इस घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ। कृपया उन्हें मुझे छोड़ देने दें। बस मुझे छोड़ दो और मैं अब से तुम्हारा निजी गुर्गा बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया टकराना। सुषमा ने घृणा से भरकर उसे लात मारी। हर कोई मेरी मदद करने के लिए योग्य नहीं है सुषमा, और तुम तो उससे भी कम योग्य हो।
चू जियांगहे ने ठंडे चेहरे से कहा, बेकार चीज, उठो। सागरनगर शहर में कौन मेरे चू परिवार को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं करता। दक्ष ने गंभीरता से कहा, मैं दक्ष तुम्हारे चू परिवार के मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता हूं। धमाका। इसी समय दरवाजा खुल गया। एक तलवार की रोशनी अंदर घुसी और सीधे बी जियानिक सिंह की गर्दन में घुस गई। बास। तलवार की ऊर्जा बी जियानिक सिंह की गर्दन में घुस गई। मरने से पहले उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह मर चुका है। इसके अलावा उसकी मृत्यु एक महिला के हाथों हुई। यहाँ आओ रितिका। वह नर्क की एक महिला राजा की तरह थी, एक तेज तलवार पकड़े हुए और उसे बी जियानिक सिंह की गर्दन में घोंप रही थी। अजय। हर कोई हैरान था। वह इतना हैरान था कि उसकी आंखें भय से भर गईं। मेरे पति को मारना चाहती हो? भाड़ में जाओ, रितिका चिल्लाए। बी जियान सिंह धीरे से नीचे गिर पड़ा। मरने से पहले उसकी आंखें खुली हुई थीं, गहरे आक्रोश, पछतावे और दिल के दर्द से भरी हुई। आखिरी बार उसने उसे सुषमा में देखा था। उसकी आंखों में अभी भी तिरस्कार और गहरी घृणा भरी हुई थी। क्यों? वह ये क्यों नहीं देख सकती कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूं? और फिर मैंने उसके लिए किसी को मार डाला, ऐसा कुछ जो स्वर्ग को भी आंसू में डुबो सकता था, और फिर भी उसने मुझसे घृणा की। वह उस आदमी की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी। समझौता नहीं हुआ। वह यह मानने को तैयार नहीं था और साथ ही उसे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था। अगर वह ऐसे ही मर गया तो क्या वह उसे फिर कभी देखेगी भी? बूम। चू जियांगहे गुस्से से लाल हो गया, उसकी आंखें सख्त थीं। रितिका, तुमने मेरे चू परिवार के किसी सदस्य को मारने की हिम्मत कैसे की? यह एक अस्पताल है, मेरे चू परिवार द्वारा निवेशित एक अस्पताल। आपने मेरे चू परिवार के किसी सदस्य को सार्वजनिक रूप से मार डाला। क्या अब भी आपके पास कानून के लिए कोई सम्मान है? क्या आप अब भी मेरे चू परिवार का सम्मान करते हैं? वह जोर से चिल्लाया, एक तलवार पकड़े हुए और रितिका का सामना किया। भिन भिनाओ। रितिका के मुंह से एक प्रथम श्रेणी के योद्धा की शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिसने चू जियांगहे के हाथों को झकझोर दिया। वह चौंक कर बोला, तुम सच में एक प्रथम श्रेणी के योद्धा हो? सब लोग भी हैरान थे। चू जियांगहे ने ठंडे चेहरे से कहा, भले ही आप एक प्रथम श्रेणी के योद्धा हो, आप मेरी चू परिवार के लोगों को अपनी इच्छा से नहीं मार सकते। मेरा चू परिवार बिना। अचानक दक्ष ने कहा, यदि चू परिवार चेतन परिवार की तरह नहीं बनना चाहता है तो चुप रहो। धप धप धप। चू जियांगहे का चेहरा एकदम बदल गया और वह 3 कदम पीछे हट गया। वह चेतन परिवार के भाग्य के बारे में सोचकर भयभीत था और साथ ही शैडो को कुछ अनुमान था, चेतन परिवार वास्तव में आपसे संबंधित है। अब वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और इतना डर गया था कि उसकी बुद्धि भी खराब हो गई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ रुकने की। उसने जल्दी से मिस्टर फैंग और डीन झांग से माफ़ी मांगी और फिर अपने आदमियों के साथ बेइज्जत होकर चला गया। जाने से पहले दक्ष ने शांति से कहा, आज के मामले के लिए चू परिवार को मेरे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दक्ष। भिन भिनाओ। चू जियांगहे का दिमाग गड़बड़ा गया था और वह भय और आतंक से भर गया था। वह इतना डर गया कि रेंगते हुए भाग गया। दक्ष के क्रोध का सामना। पहले तो वह इस पर हंसता, लेकिन अब वह डर गया था। दक्ष ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि चेतन परिवार की मृत्यु उससे संबंधित थी, इसलिए चू परिवार के एक बुजुर्ग और 100 से अधिक लोगों की पिछली हत्या दक्ष द्वारा की गई होगी। दक्ष एक राक्षस है। यदि वे चेतन परिवार को नष्ट कर सकते हैं तो वे अपने चू परिवार को भी नष्ट कर सकते हैं। वह भयभीत था और जल्दी से अपने परिवार को रिपोर्ट करना चाहता था ताकि वे दक्ष के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। मुझे नहीं पता कि चू परिवार इसे संभाल पाएगा या नहीं। सब हैरान और मन ही मन स्तब्ध थे। दक्ष दिखावा करने में बहुत माहिर था। उसने सचमुच ये कहने की हिम्मत की कि चू परिवार उसके क्रोध को झेलेगा। चू जियांगहे बहुत भयभीत था, शायद इसलिए क्योंकि वह रितिका से डर गया था। रितिका का एक शीर्ष स्तरीय योद्धा में परिवर्तन ने वहां उपस्थित कई लोगों को चौंका दिया और वे ये भी जानते थे कि सागरनगर शहर में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। दक्ष, क्या तुम ठीक हो? रितिका इस समय दक्ष की स्थिति के बारे में पूछने के लिए स्वतंत्र थे। दक्ष मुस्कुराए और सिर हिलाया, फिर बोली, तुम यहाँ हो तो मुझे क्या हो सकता है? रितिका ने आखिरकार राहत की सांस ली और कहा, हालांकि आपको अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं, फिर भी ऐसी किसी चीज का सामना करने पर आप शायद शक्तिहीन हो जाएं। संक्षेप में, अगली बार सावधान रहना। अगर तुम्हारा सामना इन ताकतवर आदमियों से हो सके तो उन्हें उकसाना मत। चू परिवार के मामलों की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए न्याय की कोशिश करूंगा। ये कहकर वह गुस्से में तलवार हाथ में लेकर चली गई। मुझे लगता है कि वह वापस जाकर शर्मा परिवार के साथ चर्चा करने की योजना बना रही है कि चू परिवार से कैसे निपटा जाए। प्रतिभाशाली डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, युवा मैडम बहुत अच्छी हैं। वे बाहर से ठंडी हैं लेकिन अंदर से गर्म हैं। युवा मास्टर मित्तल बहुत भाग्यशाली हैं। दक्ष मुस्कुराए और बोली, हाँ वह सबसे अच्छी है। बगल में बैठे सभी लोग असमंजस की स्थिति में थे। सुषमा ने दक्ष को देखा, कड़वाहट से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा।
केनेरमेंग क्रोधित हो गया, विधवा बहन, आपने देखा, आपने उसके लिए चाकू रोक दिया, लेकिन उसे आपकी दयालुता याद नहीं आई, उसे केवल अपनी पत्नी याद रही। निंगविडो मुस्कुराए और बोली, जब तक वह ठीक है। केनेरमेंग गुस्से से लाल हो गया। कल रात चैरिटी डिनर में मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। आज उसका घरेलू मैदान है, इसलिए मैं उसे जाने दूंगा। फिर वह गुस्से में चली गई। सभी लोग एक के बाद एक चले गए, लेकिन दक्ष आज अस्पताल में ही रही। उसने चमत्कारी डॉक्टर के साथ यहाँ कुछ मरीजों का इलाज करने की योजना बनाई। कुछ देर के लिए अस्पताल का ऑपरेशन रूम खचाखच भरा हुआ था। ढेरों मरीजों ने ये खबर सुनी थी कि चमत्कारी डॉक्टर ड्यूटी पर हैं और कई प्रसिद्ध डॉक्टर और भूत डॉक्टर व्यक्तिगत रूप से ऑपरेशन कर रहे हैं। वे सभी बहुत खुश हैं। अगले दिन रोगी विभाग खाली है। यह एक दुर्लभ बात है। इनपेशेंट विभाग को सचमुच खाली कर दिया गया था। वे मरीज ठीक हो गए थे और उन्हें बस ठीक होने की जरूरत थी। दक्ष ने लंबे समय तक अस्पताल में मदद की और बहुत से लोगों का पक्ष प्राप्त किया। कई डॉक्टर उनकी दयालुता को याद करते हैं और मरीज भी उन्हें जानते हैं और एक चमत्कारिक डॉक्टर के रूप में उनके नैदानिक अनुभव के लिए बहुत आभारी हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि जब वे वापस लौटेंगे तो एक स्मारक पट्टिका पर उसकी पूजा करेंगे। दोपहर, दक्ष अभी अभी अस्पताल से लौटा था। रात का खाना खाने के बाद उसे पता चला कि रितिका भी वापस नहीं आई है। लेकिन उसने वीचैट पर एक संदेश भेजा, दक्ष, आज रात मेरे घर पर होने वाले हुआई चैरिटी डिनर में आ जाओ। मुझे चू परिवार के काम निपटाने हैं। दक्ष एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फूलों का सागर, चैरिटी डिनर। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्या ये वही चैरिटी डिनर हो सकता है जो हाल ही में वीचैट मोमेंट्स पर घूम रहा है? उसने कंधे उचका दिए। अगर रितिका नहीं गई तो वह भी नहीं जाना चाहता था। अभी दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं। मालिक, दरवाजा खोलो और गर्मी भेजो। दक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कि कोई बाहर खड़ा है। वह उसकी एकमात्र महिला शिष्या कियारा थी। उसने एक सुंदर पोशाक पहन रखी थी, जो कि रेड कारपेट पर पहनने के लिए एक मानक पोशाक है, और वह इधर उधर ऐसे देख रही थी मानो उसे पहचाने जाने का डर हो। जल्दी से दक्ष के घर में घुसो। दक्ष ने कहा, अपना सम्मान करो। कियारा हंसा, गुरुजी, क्या आपको डर है कि मैं आपको खा जाऊंगा? फिर किसी और चीज की परवाह किए बिना मैं बस रेफ्रिजरेटर के पास जाता, कुछ निकालता और उसे खा लेता, अपना पूरा मुंह भर लेता। दक्ष ने कहा, क्या तुम एक भूखे भूत का पुनर्जन्म हो? कियारा ने कहा, नहीं, मैं बस बाद में एक चैरिटी डिनर में जा रहा हूँ। दक्ष ने कहा, फूलों का समुद्र। कियारा ने कहा, मुझे पता था कि मास्टर को भी आमंत्रित किया गया है। मेरे साथ आओ और मुझ पर एक एहसान करो। दक्ष ने कहा, कोई मदद नहीं, मैं जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। कियारा ने कहा, ऐसा मत करो। फ्लावर सी चैरिटी डिनर कई मशहूर हस्तियों से मिलने का एक शानदार तरीका है। मुझे याद है तुम्हारी बहन और उसकी रूममेट कियान रुशुई भी वहां होंगी। अगर तुम नहीं गए तो वे बड़े लोग उसे खा जाएंगे। दक्ष की आंखों में एक तेज नज़र चमक उठी, लेकिन वह भूल गया कि उसकी बहन भी मनोरंजन उद्योग में प्रवेश कर चुकी है। कियारा ने सहजता से कहा, गुरुजी, आज रात कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मैं नफरत करता हूँ मेरा पीछा करेगा। कृपया उसे रोकने में मेरी मदद करें। दक्ष ने कहा, मैं आपकी मदद क्यों करूं? कियारा ने लंबे समय तक विचार किया। अचानक गंभीरता से कहा, जियांगलिंग से 1000 मील एक दिन में वापस।